हाय दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है मिस फॉर्चुनेट मिस एंड लकी मिस्टर। उम्मीद करती हूँ आप सबको ड्रामा बहुत पसंद आएगा। तो ड्रामे को शुरू करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम गुई chen होता है और बताया जाता है कि ये गू ग्रुप का अब तक का सबसे यंग प्रेसिडेंट है जो कि दूसरी कंपनीज को मोस्टली शादी की बेसिस पे खरीदता है। फिर इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वे यून जियाओ होता है जो कि वे ग्रुप की ऑनर्स की बेटी होती है जो कि खूबसूरत है लेकिन साथ ही में बहुत मीन। दरअसल ये दोनों एक नॉवल के कैरेक्टर्स हैं और इस नॉवल का नाम है मैरी सू और ये बहुत ही बुरे तरीके से लिखा गया है। अब जो ये सारी बातें नरेट कर रही होती है वो लड़की अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ बैठी होती है और इनके बॉस कह रहे होते हैं क्या किसी को इस नॉवल की पब्लिकेशन से कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ यही हाथ खड़ा करती है। इसके कोलीग्स में से कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता जिसकी वजह से इसकी राय इम्पोर्टेंस नहीं रखती और स्पेस में कुछ एस्ट्रिकल चेंजेस के बायस ये लड़की इस नॉवल में आ जाती है और यहाँ ये एक पार्टी में गुई chen के साथ डांस कर रही होती है जहाँ पे गुई chen कहता है कि इस इवेंट के बाद मैं हम दोनों की मंगनी के खत्म होने का ऐलान कर दूंगा और इसको ये बात समझ नहीं आ रही होती। ये खुद से कह रही होती है कि मैं इस नॉवल के बारे में आखिर ख्वाब क्यों देख रही हूँ और ये अपने आप को कह रही होती है कि अब तुम्हें ख्वाब से उठ जाना चाहिए। तभी यहाँ पे वे यून जियाओ इसके पास आती कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी मंगनी के खत्म होने का सुन के अच्छा नहीं लग रहा लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं इसीलिए हम इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। फिर इसके बाद ये अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है कि मेरा नाम शेंचू है और मैं एक नॉवल एडिटर हूँ। जो नॉवल मेरे चीफ एडिटर के रिलेटिव ने लिखा था मैंने उसके बारे में मजाक किया था जिसकी वजह से मुझे मेरी जॉब से हटा दिया गया था और अब मैं रिसेप्शन का काम करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं नॉवल की दुनिया में आ गई हूँ और इस नॉवल में आके मैं वो अनलकी कैरेक्टर बन गई हूँ जिसका नाम शेंचिंग है। और इस नॉवल में इस लड़की के माँ बाप भी मर गए होते हैं। इसके पास उनकी निशानी के नाम पे उनका दिया हुआ सिर्फ घर होता है और यही नहीं बल्कि इस नॉवल की एक और अजीब बात कि मेरी हाथ की हथेली पे मेरी लाइव्स लिखी होंगी। मतलब अगर मैं इस नॉवल में कोई एक्सीडेंट एनकाउंटर करूँ या मरने वाली हूँ तो मेरी लाइव्स कम हो जाएंगी। ये अपने आप से भी इस तरह बात कर ही रही थी कि तभी रूम में से आवाज आने लगती है। ये बहुत हैरान हो जाती है। फिर अचानक से इसके सामने एक आदमी आता है तो ये कहती तुम कौन हो। तो ये इससे बताता है कि मैं तुम जैसे लोग जो नॉवल में फंस जाते हैं उनकी देखभाल के लिए हूँ और मेरा नाम सिस्टम है। ये कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने नॉवल तो पढ़ा ही होगा, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइव किस तरह से करना है। ये कहती है मुझे ये नहीं जानना, बस मुझे तुम ये बताओ कि मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकती हूँ। ये कहता है कि अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी हथेली पे ये जो नंबर्स हैं ये तुम्हारी लाइव्स नहीं है बल्कि ये एक लक स्टैट है। अगर तुम किसी किस्म के भी बुरे इवेंट में मुब्तला हो गई तो तुम्हारी ये जो लक स्टैट है वो 0 हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए इस नॉवल की दुनिया में ही रह जाओगी और मेरी तरह यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगी। और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें अपना लक स्टैट जल्द से जल्द बढ़ाना होगा ताकि तुम इस दुनिया में भी सर्वाइव कर सको। ये कहती है मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। तो ये सिस्टम इसे बताता है कि आसान लफ्जों में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारे लक स्टैट का नंबर जितना ज्यादा होगा उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी इस दुनिया में कितनी वर्थ है। ये कहती है लेकिन मुझे तो ऐसा कोई नंबर नजर नहीं आ रहा। तो ये कहता है कि तुम्हें ये नंबर सिर्फ तभी नजर आएंगे जब तुमने ग्लासेस लगाई होंगी। तुम्हें अपने कैरेक्टर में ही रहना होगा और तुम्हें अपना लक स्टैट गुई chen के जरिए बढ़ाना होगा क्योंकि वही एक वाहिद शख्स है जिसकी मदद से तुम अपने स्टार्ट को हाई कर सकती हो। ये कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों में यकीन नहीं। मिस्टर सिस्टम कहता है कि तुम्हें यकीन करना है या नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है और इतने में यहाँ से चला जाता है। तो ये कहती है कि वो तो अब शन के साथ मंगनी खत्म करने वाला, मैं उसे अप्रोच कैसे करूँ। तो यहाँ पे एक बैग रखा होता है, ये उसको उल्टा करके उसमें से सामान देखने लग जाती है। इसे इस कैरेक्टर शन का फोन मिलता है जिसमें गुई chen का एड्रेस होता है। ये इसके अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर नहीं जाने देता। फिर ये अपना भेस बदल के आती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड फिर से अंदर जाने नहीं दे रहा होता। लेकिन इस बार ये सिक्योरिटी गार्ड की तारीफ वगैरह कर देती है जिसकी मदद से वो उसको अंदर जाने देता है। ये गुई chen के फ्लैट में आ जाती है। ये जैसे इसके रूम में आती है ये अपनी हथेली देखती है तो इसकी लक स्टैट बढ़ने लग जाती है। ये खुद से कहती है कि इसके कमरे में आते ही नंबर ऊपर जाने लग गया है। तो ये कहती है अगर मैं इसका हाथ पकड़ूंगी तो शायद इससे भी ज्यादा जल्दी ही ऊपर जाने लग जाए। ऐसा ही होता है। तो ये इसका हाथ पकड़ कर बैठ जाती है और इसी तरह ये यहाँ पे सो जाती है और सुबह हो जाती है। गुई chen इसको अपने साथ लेटा देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसको धक्का देते ही बेड से गिर जाती है और कहता है कि तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया है। शन इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। गुई chen इसे वुमन वुमन करके बुला रहा होता है तो ये यहाँ पे अपना असली नाम लेने लगी होती है लेकिन तभी ये कैरेक्टर का नाम ले लेती है और कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे सो रही थी। गुई chen कहता है कि मैं गो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। ये कहती है कि हम दोनों अभी तो एंगेजमेंट में हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आ भी गई तो इसमें ऐसा कौन सा मसला है और तुम हमारी इस एंगेजमेंट को खत्म ना करो और अपने आप को एक बुरा इंसान बनने के लेबल से बचा सकते हो। ये कहती है कि अब मैं यहाँ पे सोने लगी हूँ, जाने से पहले मुझे जगा देना और ये यहीं पे लेट
बैठ जाती है। फिर इसके बाद गुयोचन कुछ लोगों के साथ बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है कि तभी यहाँ पे शेन आ जाती है, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाती है। गुयोचन कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो ये कहती है कि तुम मुझसे हर बार यही पूछोगे। तो ये अपने बिजनेस कोलीग्स को कह रहा होता है कि मेरी फियांसे है, ये काफी क्लिंजी है, इसको इस तरह से मुझे सरप्राइज करना अच्छा लगता है। तो इसका ये बिजनेस कोलीग कहते हैं कि मुझे देख के बहुत खुशी हुई और मुझे इस बारे में भी खुशी है कि मुझे अपना ये फैमिली प्रोजेक्ट देकर आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। गुयोचन इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि शेन ने मुझे हमेशा ही मोहब्बत, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिखाया है। ये जब इसका हाथ पकड़ता है तो ये देखती है कि इसकी लक स्टार्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। फिर इसके बाद इसके बिजनेस कोलीग चले जाते हैं। गुयोचन इसका हाथ छोड़ना चाह रहा था लेकिन शेन हाथ नहीं छुड़वाती, तो इस पे गुस्सा करने लग जाता है। तो ये देखती है कि इसकी लक स्टार्ट नहीं बढ़ रही होती, तो ये कहती है कि शायद गुस्से के टाइम पे ये स्टॉप हो जाती है, तो ये इसका हाथ छोड़ देती है। ये कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये कहता है कि अभी मेरा पर्सनल टाइम चल रहा है, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। शेन कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। गुयोचन कहता है तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये इसके सवाल में कोई जवाब नहीं देती। फिर गुयोचन के पीछे आती है, ये लिफ्ट लेना चाहती है लेकिन तभी यहाँ काफी सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तो ये कहती क्या इस नॉवल में एक्शन सीन्स भी हैं। तभी गुयोचन यहाँ पे आ जाता है। तो ये कहती क्या तुम मेरे पीछे थे, और इसके साथ वे युन जाओ भी आ जाती है और कहती क्या तुमने अभी तक गुयोचन में गिव अप नहीं किया। ये गुयोचन का हाथ पकड़ते हुए कहती है लेकिन अभी तक हमारी मंगनी खत्म नहीं हुई। तभी यहाँ पे एक और लड़का आता है जो कि इस नॉवल का विलन होता है, उसका नाम जाओ मुरान होता है। शेन बताती है कि ये इस नॉवल का विलन है और इसने अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ है और इसका मिशन गुयोचन को नीचे लाना है क्योंकि पास में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये गुयोचन को पसंद नहीं करता। जाओ मुरान से कहता है कि ये प्रेसिडेंट की लिफ्ट है, तुम सिंपल एम्प्लॉय वाली क्यों नहीं यूज करती। तो ये गुयोचन को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हमने कल रात भी इसके बारे में थोड़ी बात की थी। तो गुयोचन इसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। और फिर ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं, लेकिन इसका असल मकसद तो सिर्फ अपनी लक स्टार्ट को हाई करना है। ये खुद से कह रही होती है कि अगर मैं इसको करीब से देखूं तो ये दिखने में इतना बुरा भी नहीं है। मुझे तो राइटर पे हैरानी हो रही कि उसने इसको आखिर एक बुरा कैरेक्टर कैसे लिखा है। गुयोचन कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं, तुम्हें जो कहना है कहो। तभी लिफ्ट रुक जाती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे, लिफ्ट बंद हो गई है। तो ये कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा। शन कहती है इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये कहता है कि मैं पैदा ही बहुत लकी हुआ हूँ, तो इसीलिए कोई चीज भी खराब नहीं हो सकती। ये अपने मन में कहती है कि आखिर ये इस तरह की बातें कैसे कर लेता है। तो ये कहती है कि जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी प्रोटेक्शन के अंडर शेन ग्रुप आप ही के ग्रुप का हिस्सा बन गया है और मैं अपनी फैमिली बिजनेस की इकलौती वारिस जो कि एक एम्प्लॉय बन चुकी है और जिसे हर कोई बुली करता है। गुयोचन कहता है कि मैं इस सिलसिले में अमेंडमेंट्स कर दूंगा। तो ये कहती है कि मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो ये कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि जाओ मुरान मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ट्रांसफर कर दें और मुझे अपनी सेक्रेटरी बना ले। ये कहती है कि अगर आप मुझे अपनी सेक्रेटरी बनने देते हैं तो मैं खुशी खुशी मंगनी तोड़ दूंगी। गुयोचन अपने मन में कह रहा होता है कि ये औरत बहुत ही अजीब है, लेकिन अगर मैं इसे सेक्रेटरी बनने देता हूँ तो ये मेरे इर्द गिर्द ही रहेगी और इस तरह से मैं इस पर नजर भी रख सकूंगा और कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये इससे कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। फिर इसके बाद लिफ्ट चल पड़ती है तो शेन गुयोचन से टकरा जाती है और इसी दौरान लिफ्ट भी खुल जाती है। तब बाहर तमाम एम्प्लॉयज जो खड़े होते हैं उनको देख रहे होते हैं। बाहर इसकी असिस्टेंट खड़ी होती है और गुयोचन इससे कहता है कि आज से शेन मेरी सेक्रेटरीज में से एक सेक्रेटरी है, तुम इस सारे काम में इसकी मदद कर देना। और दूसरी तरफ जांग मुरान और वे युनजाओ बात कर रहे होते हैं। जांग मुरान से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हर तरह के काम में मदद कर सकता हूँ। वे युनजाओ इससे कहती है कि अगर तुम मेरी गुयोचन की बीवी बनने में मदद करो तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम डिजर्व करते हो। जांग मुरान से कहता है कि अगले हफ्ते एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। तो वे युनजाओ से कहती है क्या शेन यहाँ से चली जाएगी। तो ये कहता है कि बिल्कुल, और इसी बात पे दोनों डील कर लेते हैं। वे युनजाओ के जाने के बाद जांग मुरान कहता है कि मैं एक दफा तुम्हें अपनी बीवी बना लूं, फिर मैं वे ग्रुप को टेक ओवर कर लूंगा और गू ग्रुप खुद ब खुद गायब हो जाएगा। शेंग अपनी डेस्क पे आ चुकी होती है, तभी इसके पास गुयोचन आता है और वो इससे कहता है कि कल की मीटिंग की रिपोर्ट मेरे पास लेके आओ। गुयोचन के हाथ में एक खाली प्लास्टिक की वाटर बोतल होती जो कि वो डस्टबिन में फेंक जाता है। इसकी कोलीग्स ये बोतल डस्टबिन से निकाल लेती है तो ये खुद से कहती क्या ये लोग एक पानी की बोतल के लिए भी कम्पीट करते हैं। तो इनमें से इसकी एक कोलीग वाटर बोतल का कैप खोलती है
और कहती है कि तुम्हारे लिए। तो ये कहती है कि इसका क्या मतलब? ये बताती है कि इसमें तुम्हारा इनाम निकला है, यानी कि ये अब तुम्हारा वेलकम गिफ्ट होगा। गुई-चन हमेशा से बहुत लकी रहा है और हमेशा ही ऐसे बड़े बड़े इनामात जीतता रहता है। ये खुद से कहती है कि इस नॉवल में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। इसके बाद ये रिपोर्ट लेके गुई-चन के कमरे में चली जाती है। गुई-चन कॉल में बात कर रहा होता है तो ये इसकी टेबल पे पड़े एक डेकोरेशन पीस को देखने लग जाती है, जो कि इसके छूने पर गिर जाता है। ये कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपनी सैलरी से इसके पैसे पे कर दूंगी। गुई-चन कहता है कि मैंने तुम्हें जो कहा था लाने के लिए क्या लाई हो? तो ये इसे फाइल दे देती है। गुई-चन की फाइल देखने लग जाता है तो शन इसके पास आती है, कहती है क्या तुम्हें कहीं पे दर्द हो रहा है? क्या मैं तुम्हें मसाज दे दूं? एक्चुअली में सिर्फ इससे अपना लक स्टार्ट हाई करना चाह रही होती है, लेकिन गुई-चन इसका हाथ जोर से पकड़ के इसे पीछे करता है, लेकिन फिर भी किसी तरह बहाना करके इसका हाथ पकड़ लेती है और देखती है कि इसके हाथ पे लक स्टार्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होती और हैरान हो जाती है। लेकिन ये खुद से कहती है कि मेरी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है और मुस्कुराने लगती है। गुई-चन इसको देख के मन में सोच रहा होता है कि कितनी अजीब है, लेकिन साथ ही ये क्यूट भी है। फिर इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और घर आ जाती है। घर आके ये गुई-चन के करीब होने के तरीके ढूंढ रही होती है कि आखिर इसे क्या ट्राई करना चाहिए, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो ये कहती है कि अब मैं मिस्टर सिस्टम को कैसे बुलाऊं। ये मिस्टर सिस्टम को आवाजें देती है, लेकिन इससे कोई काम नहीं बनता। ये घर की लाइट्स भी ऑफ कर देती है, तब भी कोई काम नहीं बनता। तो ये कहती है कि अब मुझे गुई-चन से ही अपना लक स्टार्ट गेन करना होगा। फिर अगले सुबह ये गुई-चन के ऑफिस में जाती। गुई-चन ऑफिस में नहीं होता, ये इसकी चेयर के पास आती है जहाँ पे इसका कोट हैंग्ड होता है। ये इसके ऊपर हाथ लगाती है तो इसकी लक स्टार्ट बढ़ने लग जाती है और इसके कोट को स्मेल करने लग जाती है। खुद से कहती है कि आखिर ये कौन सा परफ्यूम यूज करता है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। तभी गुई-चन रूम में आता कहता है कि मैं कोई परफ्यूम कोलोन वगैरह यूज नहीं करता। गुई-चन इससे कहता है कि लेकिन तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? तो ये कहती है कि मैं सफाई करने आई थी। तभी इसका हाथ लग के एक डेकोरेशन पीस टूट के गिर जाता है। ये कहती है मैंने जान के नहीं किया। गुई-चन कहता है कि तुम रुको, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि तुम यहाँ पर गू फैमिली को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारे एक्शन से ऐसा बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रहा जो तुमने कहा था। लेकिन ये बात टालते हुए शेल्फ की तरफ इशारा करती है, कहती है कि लिली ने मुझे बॉक्स लाने के लिए कहा था, इससे उतारा नहीं जा रहा होता। तो गुई-चन इसकी मदद करता है। गुई-चन के करीब आते ही इसका लक स्टार्ट बढ़ने लग जाता है और ये अपने मन में कह रही होती है कि राइटर को इतने चार्मिंग और हैंडसम लड़के को आखिर इतना इगोइस्टिक क्यों बनाया, और अब इसकी लक स्टार्ट 100 क्रॉस कर गई होती है। इसके बाद जब ये घर आती है तो मिस्टर सिस्टम यहीं पे होता है। ये इससे कहती है कि मेरे लिए कोई और इन्फॉर्मेशन लाए हो क्या? ऐसा कोई और शख्स नहीं जिससे मैं अपना लक स्टेट हाई कर सकूं? मिस्टर सिस्टम कहता है कि क्या गुई-चन काफी नहीं थे? कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। मिस्टर सिस्टम कहता है कि तुम्हारा लक स्टार्ट बहुत लो है, इसलिए तुम्हें गुई-चन के साथ ही रहना होगा। फिर इसके बाद अगले दिन ऑफिस के बाहर बहुत तेज बारिश में शन गुई-चन का वेट कर रही होती है अम्ब्रेला के साथ। जैसे इसकी गाड़ी आती है तो अम्ब्रेला लेके गाड़ी के पास जाती है, लेकिन गुई-चन जब गाड़ी से उतरता है तो बारिश रुक जाती है, लेकिन ये पूरी तरह भीग चुकी थी। ये खुद से कहती है कि इसका लक स्टार्ट कितना हाई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। गुई-चन जैसे ही यहाँ से आगे जाता है बारिश फिर शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों ही प्रेसिडेंट वाली लिफ्ट में ऑफिस आ जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो बाहर जोंग मोरॉन और वई युनजाओ खड़ी होती है। वई युनजाओ गुई-चन को यहाँ से लेकर चली जाती है। जोंग मोरॉन शन से कहते मुझे नहीं पता था कि तुम अपने फियांसे को इतना पसंद करती हो। तो इससे कहती है कि मैं बैड गाय से बात नहीं करती, तो इसलिए मुझसे बात मत करो, और ये कह के यहाँ से चली जाती है। फिर ये तीनों ऑफिस में बैठे होते हैं और जहाँ पे वई युनजाओ शन को कह रही होती है कि कल की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी में तुम्हारा होना भी जरूरी है, क्योंकि जो क्लाइंट है उन्होंने एक दफा शन फैमिली के साथ काम किया था, तो वो तुम्हें एज अ शेयर होल्डर वहाँ पे देखना चाहते हैं। शन बहुत ज्यादा हैरान होती है, कहती है कि 0.05% के शेयर से क्या मैं वहाँ पे आ सकती हूँ? वही युनजाओ कहती है कि तुम्हारा जितना भी शेयर हो, तुम शेयर होल्डर तो हो ही, और तुम शेयर होल्डर की हैसियत से वहाँ पे आओगी। ये कहती है कि मेरी लक बहुत बैड है, मैं वहाँ पे आके इवेंट खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए मेरा ना आना ही बेहतर है। वही युनजाओ कहती है लेकिन चैन ने ये कहा है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी से पहले आके ओपनिंग सेरेमनी को हैंडल करना है, इसीलिए तुम्हारा आना लाजमी है। ये अपने मन में कहती है कि इम्पोर्टेंट टास्क है, आखिर गुई-चन ने मुझे ही क्यों साइन किया सारे काम के लिए? अगर मुझे कहानी सही से याद हो तो ये सारा काम तो वई युनजाओ का है, और इस इवेंट में इसको चोट भी तो लगनी थी, लेकिन अगर मुझे याद हो तो इस तरह से मुझे गुई-चन के करीब होने का मौका मिल जाएगा। अगर ये सारा रोल मैं प्ले करती हूँ और इस तरह मैं अपना स्टार्ट लक भी हाई कर लूंगी, तो ये वई युनजाओ की बात मान जाती है। फिर इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और शन को स्टेज पे बुलाया जाता है ताकि वो इस सेरेमनी को स्टार्ट कर सके। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जोंग मोरॉन और वई युनजाओ यहाँ पे लगे
एक डेकोरेशन पीस में जो लाइट्स होती हैं उसकी गलत वायरिंग कर रहे होते हैं ताकि शेन को इससे नुकसान पहुंच सके। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रिक बॉल पड़ा होता है। शेन इसको छूने से पहले कह रही होती है कि मैं गुये चन पे पूरा भरोसा करती हूँ कि वो मुझे बचा लेगा। ये जैसे ही इसे हाथ लगाती है उसमें से करंट निकलता है और ये बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और ये एक अंधेरी सी जगह पे आ जाती है। शेन को लग रहा होता है कि वो मर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर सिस्टम आ जाता है। तो इससे पूछती है कि मैं मर गई हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, तुम मरी नहीं। मिस्टर सिस्टम कहता है कि तुम अब गुये चन की असिस्टेंट बन गई हो, अब तुम्हारे पास ज्यादा चांसेस है अपना लक स्टैट बढ़ाने का। शेन कहती है कि लेकिन मैं तुमसे कैसे राब्ता कर सकती हूँ। ये भी सवाल पूछ ही रही होती है कि ये यहाँ से गायब हो जाता है और ये वापस नॉवल की दुनिया में आ जाती है। इसको जब होश आता है तो यहाँ पे कोई नहीं होता सिवाय गुये चन के। ये अपना हाथ देखती है तो इसका लक स्टैट काफी बढ़ चुका होता है और खुद से कहती है कि क्या मैंने कहानी बदल दी। गुये चन कहता है तो तुम्हें होश आ गया। गुये चन कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती है। तो ये कहती है कि सेरेमनी खत्म हो गई। ये कहती है कि क्या टाइम हो रहा है, तो गुये चन इसे बताता है कि 6 बज रहे हैं। ये पूछती है कि सेरेमनी कब स्टार्ट हुई थी। सेरेमनी 1 बजे स्टार्ट हुई थी। तो ये कहती कि क्या तुम 5 घंटों से मेरे साथ यहीं पे थे। गुये चन कहते कि मैं यहाँ पे तुम्हारी वजह से नहीं रुका हुआ था। शेन कहती कि अभी बात खत्म नहीं हुई, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बन जाऊँ। गुये चन कहते कि ऐसी तो कोई पोस्ट है ही नहीं। तो ये कहती कि लेकिन फिर भी मुझे वही बनना है, तुम इसके बारे में प्लीज सोचो। गुये चन कहते कि मुझे किसी पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। तो ये कहती कि तुम्हें है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी वे ग्रुप तक पहुँचने में। शेन कहती कि मुझे मालूम है कि तुम्हें वेयुन जॉग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम सिर्फ उसकी कंपनी के पीछे हो, इसीलिए ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। गुये चन कहता है कि तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे मालूम है। ये इसके जवाब में कुछ नहीं कहती तो गुये चन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेन गुये चन के अपार्टमेंट में जा रही होती है। यहाँ पर जांग मुरान और वही युनजाओ इसको देख रहे होते हैं। जब ये बिल्डिंग के अंदर चली जाती है ये दोनों आपस में बात करते हैं। जांग मुरान से कहता है कि मैंने गुये चन के घर के सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से शेन जैसे ही लिफ्ट में जाएगी और बटन प्रेस करेगी तो तुम उसे चीखते हुए सुन सकोगी, लेकिन तुम्हें बस ये बटन प्रेस करना होगा, फिर तुम कुछ देर बाद इसका कमाल देखना। ये दोनों काउंटडाउन शुरू कर देते हैं और वही युनजाओ बटन प्रेस करती है तो कुछ भी नहीं होता। जांग मुरान चेक करता है तो इसे मालूम होता है कि बिल्डिंग में तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका प्लान फेल हो जाता है और शेन को भी सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाना पड़ता है। फिर इसके बाद ये गुये चन के घर पे आ जाती है और दरवाजा खुला ही होता है। ये आके गुये चन को आवाज देती है लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो थोड़ी आवाज होती है। शेन देखती है कि गुये चन साथ वाले रूम में होता है और वो अपनी बाथरोब पहनकर शावर लेने जा रहा होता है। ये कहती है कि ये अच्छा मौका है चेक करने के लिए कि इसकी लक स्टैट क्या है। ये खुद को पहले कहती है कि ऐसे किसी को देखना अच्छी बात नहीं, लेकिन ये कहती है कि मुझे इस नोवेल की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ये जानना भी जरूरी है। तो ये बाथरूम में आ जाती है लेकिन ये देख नहीं पाती क्योंकि ग्लास बहुत मोटी थी, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुये चन भी नहा के आ जाता है और इसके हाथ में बैट होता है। शेन कहती है कि इसके हाथ में तो ये हथियार भी है। फिर इसको याद आता है कि इसने अपना बैग भी दरवाजे पे ही छोड़ दिया था और ये पर्दे के पीछे छुपी तो हुई थी लेकिन इसके पाँव नीचे से नजर आ रहे थे। गुये चन ये देख लेता है। गुये चन कहता है कि तुम यहाँ पे इस तरह से क्या कर रही हो। तो शेन की नजर इसके चेस्ट पे पड़ती है और इसका लक स्टैट वहाँ पे लिखा होता है। ये सब देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो गुये चन से कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये इसकी शर्ट को थोड़ा सा साइड पे करके सारे नंबर देखती है तो इसे कहती है कि तुम्हारा लक स्टैट तो कितना हाई है, तुम यकीनन दुनिया में सबसे लकी इंसान हो। गुये चन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये करना क्या चाह रही है। तो ये इससे कहता है कि तुम इस तरह से मेरे घर में घुस आई और अब ये सब कुछ कर रही हो, मैं यहाँ पे पुलिस को बुला लूंगा। शेन कहती है कि तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ तुमसे कुछ काम की बात करने आई हूँ। और इस दौरान ये इसका फोन छीनने लग जाती है। फोन छीनते छीनते इसके ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं और पाँव स्लिप होने की वजह से ये गुये चन पे गिर जाती है और जो बेसबॉल बैट इसने टेबल पे रखी थी वो भी शेन के सर पे आके लग जाता है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद जब इसकी आंख खुलती है तो ये हॉस्पिटल में होती है और इसके सामने जांग मुरान और वही युनजाओ होते हैं जिन्होंने चेहरों पे मास्क पहने होते हैं और ये दोनों फिर इस कोशिश में होते हैं कि किसी तरह से ये इसको नुकसान पहुंचा सके और इसका सफाया कर दें। लेकिन इस बार भी इनका प्लान कामयाब नहीं होता। वही युनजाओ इसे कहती है कि तुम गुये चन को छोड़ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी। ये इसको अपना क्रेडिट कार्ड देती है तो ये कहती है कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। वही युनजाओ यहाँ से गुस्सा करके चली जाती है तो जांग मुरान से कहता है कि तुम में यकीनन कोई खास बात है, गुये चन तुम्हारी बहुत केयर करता है। तो ये इससे कहती है कि तुम लोगों को वैसे ये बात कैसे मालूम है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो ये कहते हैं कि आज हम लोग गुये चन से मिलने वाले थे, हम जब उसकी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में पहुंचे तो वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा था। ये सब सुनने के बाद शेन थोड़ी खुश हो जाती है। फिर इसके बाद ये बाहर जाना चाहती है तो कमरे के बाहर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उसे जाने नहीं देते, कहते हैं कि गुये चन ने कहा है कि तुम्हें यहाँ पे रहकर आराम करना है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गुये चन यहाँ पे आ जाता है और चेयर पे आके इसके
पास बैठ जाता है। शन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं नए ट्रांसफर के लिए भी तैयार हूँ। गुयचन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो और तुम्हें आराम की जरूरत है। ये कहता है कि तुम्हारी ग्लासेस भी टूट गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नए ग्लास ले आया हूँ। ये फौरन इसके दिए हुए ग्लासेस पहन लेती है और अपना लक्स टाइट देखती है, वो पहले से ज्यादा बढ़ गया होता है। फिर शन इसको कहती है कि मैं आपको एप्पल पील करके देती हूँ। ये इसके लिए एप्पल पील कर रही होती है कि लेकिन इसको कट लग जाता है। गुयचन ये देख के अफसोस करता है कि इसको इतना सा काम भी नहीं करना आता। गुयचन जब इसके हाथ से खून निकलता देखता है तो बेहोश हो जाता है। फिर गुयचन का ट्रीटमेंट होने लग जाता है और ये मालूम होता है कि इसको ब्लड फोबिया है। इसके बाद डॉक्टर्स रूम से चले जाते हैं तो ये गुयचन के पास बैठ जाती है, कहती है कि राइटर ने इस हैंडसम में भी फ्लॉज रखे हैं और फिर इसकी तारीफ करते हुए इसकी नाक को छूने लगती है। उसी दौरान गुयचन को भी होश आ जाता है और ये पानी मांगता है। शन इससे माफी मांगती है, कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि आपको ब्लड फोबिया है, मैं आइंदा से इस बात का ध्यान रखूंगी। गुयचन कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम इस तरह की जिंदगी गुजार रही हो, तुम्हारी लक तो बहुत बुरी है। शन कहती है कि मैंने ग्रेप्स अभी धो के रखे हैं, वो तो हम आराम से खा सकते हैं, लेकिन साइड टेबल पे जो सेब पड़े होते हैं उनमें से गुयचन एक उठाता है और उसे पील करने लग जाता है। पील करके शन को देता है, कहता है कि इतना भी मुश्किल नहीं था, तुम ये खा सकती हो। फिर इसके बाद जब शन घर आ जाती है तो आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच के खुश हो रही होती है। इसी दौरान मिस्टर सिस्टम भी यहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मालूम हो गया है ना कि लक्स टाइट कैसे गेन करना है। तो कहती है कि हाँ, मैं जितना भी गुयचन के करीब रहूंगी इस सब की वजह से मेरा लक्स टाइट बहुत जल्दी बढ़ रहा है। मिस्टर सिस्टम कहता है कि हर नोवेल में मेरा एंड तक रुकना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं थोड़े टाइम के लिए ही आता हूँ, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा कि नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फिर अगले दिन शन पहले से गाड़ी में बैठी होती है और उसने फुल पिंक ड्रेस पहना होता है, साथ हेडबैंड भी लगाया होता है। गुयचन जैसे ही यहाँ पे आता है तो इसे देख के कहता है कि आखिर तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं। ये कहती क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? गुयचन इससे कहता है कि तुम गाड़ी से उतर जाओ। शन कहती तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं गाड़ी से उतर रही हूँ। गुयचन कहता है कल रात के बैंक्वेट के लिए तुम मेरे लिए एक सूट बुक करो और जाके ये सब कपड़े खुद भी बदलो। शन कहती है कि इसका मतलब तुम्हें क्यूट चीजें पसंद नहीं, इसलिए मुझे प्लान बी पे काम करना होगा। फिर इसके बाद ये कपड़े चेंज करके आ जाती है और कहती है कि ये स्कूल वाली लुक कैसी मुझ पे लग रही है, ये तो बुरी नहीं है ना। और कहती क्या आपको रेनबो देखना है? तो ये कहता है कि मुझे रेनबो देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं, लेकिन ये इसकी बात नहीं सुनती और इसका हाथ पकड़ के इसको यहाँ से ले जाती है। इसके पास एक वाटर बोतल भी होती है, ये उसमें से पानी पीती है और इसे फिर बाहर फेंकती है और कहती है कि रेनबो तो बनी ही नहीं, ये दोबारा ऐसे करती है। तो गुयचन हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये करना क्या चाह रही है और मन ही मन में खुद से कह रहा होता है कि कितनी क्यूट है, लेकिन ये इसे नहीं बताता और इसे कहता है कि कल से तुम अपने नॉर्मल कपड़ों में आना। ये कह के यहाँ से चला जाता है। शन कहती है कि इसको खुश करना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगी। फिर अगले दिन जब गुयचन ऑफिस आता है तो ये गुयचन की चेयर पे बैठी होती है। गुयचन ये देखता है कि आज इसने ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस पहना होता है तो ये कहता है कि आखिर ये क्या है? ये कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। गुयचन कहते हम कल बात करेंगे। तो ये कहती है कि नहीं, बहुत जरूरी है, इसका आज रात हो जाना ही बहुत जरूरी है और इसको ऑफिस के कॉर्नर में ले आती है। इसे कहती है कि तुम भी जमीन पे बैठ जाओ। फिर ये लाइट्स ऑफ करवा देती है और फिर प्रोजेक्टर की मदद से फायरवर्क्स करवा रही होती है। ऐसे लगता है कि वो बाहर रियल में हो रहे हैं। गुयचन ये देख के कहता है कि इसने सबके लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन इसको ये बात नहीं कहता और कहता है कि कितना बोरिंग है। इसे कहता है कि मैंने तुम्हें जिस सूट का कहा था वो कब आएगा, मैंने उसे ट्राई करके देखना है। ये अपने मन में कहती है कि मैं सब में इतना बिजी थी कि मुझे ये काम करना तो भूल ही गया। तो ये कहती है कि मैंने कुछ स्टोर्स पे ऑप्शंस रखवाई हैं, हम वहाँ जाके ट्राई कर लेंगे। तो ये कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे हमेशा मेरे रोड स्टेप पे ये चीज मिली है, तो मैं तो इस तरह किसी भी स्टोर में नहीं जाऊंगा। ये कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाके ले आती हूँ और उन्हें आपके घर पहुँचा दूंगी। ये कह के यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद जब ये गुयचन के घर जा रही होती है तो ये खुद से बात कर रही होती है कि मैंने हर तरीका अपना लिया गुयचन को प्लीज करने का, लेकिन इससे मेरे लक्स साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद उसे क्यूट चीजें पसंद नहीं, तो अब मुझे एक मैच्योर पर्सनालिटी को अपना लेना चाहिए, शायद इससे मेरा काम बन जाए। बैग में इसका फोन होता है जिसपे कॉल आ रही होती है, लेकिन इसको पता नहीं चलता। फिर इसके बाद ये गुयचन के घर पे आ जाती है। गुयचन इससे कहता है कि अगर तुम्हें कॉल रिसीव नहीं करनी होती तो अपने इस फोन को फेंक दो। ये इसके करीब आ रहा होता है तो शन समझती कि शायद इसके पास ये चांस है अपना लक्स टाइट बढ़ाने का, लेकिन ये इसकी गलतफहमी थी। गुयचन आगे बढ़कर इसका फोन इससे पकड़ लेता है तो ये कहती कि इस तरह से किसी का फोन लेना इलीगल है और इसने अपना नंबर फर्स्ट कॉन्टेक्ट पे सेव कर दिया होता है। कहता है कि अब अपने फेवरेट्स खोलो और मुझे कॉल करो। तो ये कहती है कि अब तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम मेरी कॉल कभी भी रिसीव कर लोगे। गुयचन कॉल रिसीव कर लेता है, फोन कान पे लगा के कहता है कि मैं हमेशा कॉल्स रिसीव करता हूँ और स्पेशली जो काम से रिलेटेड हो, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो इसीलिए जैसे जो कुछ भी हो तुम्हें मुझे फौरन रिपोर्ट करना होगा और इसके साथ साथ तुम्हें मेरी कॉल्स भी टाइम पे रिसीव करनी होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आईना मेरी कॉल्स इग्नोर नहीं करोगी। थोड़ी देर बाद गुरु
गुयशन कहता है कि स्मेल कैसी है। शन कहती है कि मेरे परफ्यूम की है। गुयशन कहता है कि तुम्हें सस्ते परफ्यूम्स लगाने छोड़ देने चाहिए। गुयशन कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किस ब्रांड का परफ्यूम यूज करना है। फिर इसके बाद गुयशन यहाँ से जा रहा होता है तो कहता है कि तुमने आज जितने भी किस्म के कपड़े ट्राई किए तुम्हें जरा सूट नहीं करते, तुम्हें अपने पुराने स्टाइल पे वापस आ जाना चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हें वे ग्रुप को एक्वाइजेशन नोटिस भेजना आज रात को, ये काम तुम भूलना मत। फिर इसके बाद अगले दिन शन के कोलीग्स शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे शन ऑफिस में आती है तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। शन लिली के पास आती है, कहती है कि आखिर क्या हुआ है। तो ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा रिलेशनशिप बॉस के साथ कुछ स्पेशल है तो इसलिए वो तुम्हें जॉब से नहीं निकालेंगे। तो ये कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। तो लिली से बताती है कि तुम्हें कहा गया था कि तुमने वे ग्रुप को एक्वाइजेशन का नोटिस भेजना है। ये कहती है कि हाँ मैंने भेजा था। तो लिली से कहती है लेकिन तुमने एक्वाइजेशन का नहीं बल्कि वे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप को सस्पेंड करने का नोटिस भेजा है। ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसे याद आता है कि इसने जो टेम्पलेट यूज की थी वो गलत थी और उसे एडिट करना भूल गई थी। ये सब सुनने के बाद शन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद शन लॉबी में बैठी होती है कि गुयशन यहाँ से गुजरता है। ये गुयशन को आवाज देती है लेकिन वो कॉल पे बात कर रहा होता है। इससे कहता है कि तुम मेरे लिए कॉफी लेके आओ। तो ये गुयशन के लिए कॉफी लेने चली जाती है। तभी वहाँ पे वेयुन जाओ भी आती है जो कि इसको जाता हुआ देख लेती है और कॉल करके किसी को बताती है कि वो अभी बाहर गई है कॉफी लेने के लिए, इस दफा कोई गलती ना होने पाए। ये गुयशन के लिए कॉफी लेके जा ही रही होती कि यहाँ पे गाड़ी आके रुकती जो कि इसको किडनैप करके ले जाती है। लिली और गुयशन परेशान हो रहे होते हैं कि अभी तक शन नहीं आई और दूसरी तरफ शन को होश आ जाती है। ये देख के हैरान होती कि कहाँ पे आ गई है। ये जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकालती है और गुयशन का नंबर डायल कर लेती है। दूसरी तरफ किडनैपर वेयुन जियाओ को बता रहे होते हैं कि जगह मेन सिटी से बहुत दूर है। वेयुन जियाओ कहती है कि तुम्हें इसको अच्छा सबक सिखाना होगा। गुयशन कॉल रिसीव कर लेता है और इसको पीछे होने वाली बातें सुनाई दे रही होती हैं और किडनैपर जो भी सारी बात शन के साथ कर रहे होते हैं ये सुन लेता है। ये लिली को कहता है कि तुम फौरी तौर पे ये नंबर ट्रैक करो। दूसरी तरफ जांग मोरान वेयुन जियाओ से कहता है कि अगर गुयशन को मालूम हो गया कि सब कुछ तुमने और मैंने मिलके किया है और उसने शन को ढूंढ लिया तो फिर तुम क्या करोगी। तो ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि मैंने उसे शन फैमिली की अबंडेंट फैमिली में रखवाया है। सांगवर यहाँ से बाहर आ जाता और कहता है कि वेयुन जियाओ तो बहुत ही नॉर्मल सी प्लानिंग करती है। अगर इस सबके बारे में गुयशन को मालूम हो गया तो इसकी शादी कभी भी गुयशन से नहीं हो पाएगी और मेरा भी प्लान नहीं पूरा हो सकेगा। शन अब ये सोच रही होती कि इसे क्या करना चाहिए, क्या इसे खुद ब खुद मर जाना चाहिए क्योंकि ये वापस तो आ जाएगी लेकिन इसके साथ इसके लक स्टार्ट भी कम होने का खतरा था। ये भी बात सोच ही रही होती है कि वहाँ पर गुयशन आ जाता है और ये आके शन को बचा लेता है। सांगुरान भी यहाँ पे न जाने कैसे आ जाता है, कहते हैं कि मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये जगह ढूंढ भी लेगा। किडनैपर शन को मारने के लिए आ रहा होता है लेकिन गुयशन इसके आगे आ जाता है। ये किडनैपर से पूछता है कि तुम्हें आखिर किसने भेजा है। सांगुरान खुद से कहता है कि अगर ये मर गया तो मेरा प्लान तो फेल हो जाएगा। ये फौरन यहाँ पे आता है और किडनैपर को टांग मार के गिरा देता है। गुयशन को कहता है कि तुम तो जख्मी हो गए हो। गुयशन कहते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे है। तो ये कहता है कि मुझे ऑफिस में ये बात मालूम हुई थी इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ये शन से कहता है कि तुम इसका ध्यान रखो, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। ये इनको कहते हैं कि मैं किडनैपर्स को जाके देखता हूँ लेकिन ये खुद से कह रहा होता है कि मुझे वेयुन जियाओ की वजह से देखो अब इन बेवकूफों को यहाँ से एस्केप करवाना पड़ेगा और कहता है कि इस बार गुयशन की किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गया। एंड गुयशन को कह रही होती है कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों आए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम स्मार्ट हो लेकिन फिर भी तुमने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। गुयशन अपने दिल में कह रहा होता है कैसे वाकई में मेरी फिक्र है। शन कहती कि मुझे तुम्हारे नजदीक आने के लिए न जाने किन सब चीजों से गुजरना पड़ा और अब कहीं जाके मुझे थोड़ी उम्मीद मिली थी लेकिन तुम मर रहे हो, यकीनन ये मेरी बैड लक की वजह से हो रहा है। गुयशन अपने मन में ही कह रहा होता है कि तो रोते हुए भी क्यूट लग रही है। शन कहती है मेरी गलती है कि मैंने उस रात गलत ईमेल सेंड कर दी थी लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इसका बदला नहीं चुका सकूंगी, प्लीज तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। शन कहती है कि अगर तुम्हारा कोई आखिरी पैगाम किसी के लिए है तो वो मैं पास ऑन कर दूंगी और इसका हाथ पकड़ के अपने चेहरे को लगा लेती है। इसी दौरान इसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है जो कि इसकी वॉच पे शो हो रही होती है। ये अपना हाथ छुड़वा के यहाँ से उठ जाता है और ये अपनी फ्रंट पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। ये वो बॉक्स होता है जो शन ने ही इसको सूट चेंज करवाते हुए दिया था और इसमें कुछ स्वीट्स थी। शन ये देख के कहती है तुम इस सब दौरान मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि छुरी उस बॉक्स को लगी थी। शन कहती तुमने मुझे बिला वजह परेशान कर दिया था। गुयशन कहते लेकिन मुझे तो ये याद आ रहा है कि तुमने अभी कुछ देर पहले ये कहा था कि अगर मैं जिंदा बच जाऊं तो तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। शन को लगता है ये इसे किस करने वाला लेकिन ऐसा नहीं था। इसे कहता है कि जैसे पहले भी मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, तुम जा नहीं सकोगी। फिर इसके बाद ये दोनों इस अबेंडेंट बिल्डिंग से बाहर आ
आ जाते हैं। शन कहती है कि आप मुझे माफ कर दें गलत ईमेल भेजने पे। गुयचन कहता है कि ईमेल गलत सेंड नहीं हुई थी। गुयचन कहते कुछ कंपनीज जो कि वे ग्रुप के साथ काम किया करती थी, उन्होंने हमारे साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दिए थे, ये जानने के बाद कि हम एक्विजिशन नहीं कर रहे, लेकिन अब इस मौके से फायदा उठा सकते हैं एक्विजिशन प्राइस कम करके। शन कहती इस तरह तो फिर ये कंपनी पब्लिक हो जाएगी। गुयचन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम है? ये कहती है कि मैंने नॉवल पढ़ा था। गुयचन कहता है कि अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तो ये अपनी बात को बदलते हुए कहती है कि मैं शन ग्रुप की हायर्स हूँ और मैंने ब्रॉड से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन भी की हुई है, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि तुमने ये जो स्टेप लिया है इसके पीछे क्या रीजन है। गुयचन अपने जहन में कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतने अच्छे तरीके से जानती है। फिर इसके बाद आज जो इवेंट होता है वहाँ पे शन पहले से मौजूद होती है और ये वॉशरूम में आके इस बात पे अफसोस कर रही होती कि फ्यूचर में ये गुयचन से लक्सटेट कैसे गेन करेगी। ये मिस्टर सिस्टम को आवाज देती है तो तभी दरवाजे पे कोई नॉक करने लग जाता है। तो ये कहती है कि अभी ये वॉशरूम फ्री नहीं है, लेकिन दोबारा दरवाजे पे नॉक होती है तो ये दरवाजा खोल देती है। बाहर मिस्टर सिस्टम खड़ा होता है। ये कहती है कि लेडीज वॉशरूम है और ये कहते हुए इसे अंदर खींच लेती है। ये कहती है यानी इसका मतलब ये है कि मैं जब भी तुम्हें बुलाती थी तुम मेरी बात सुनते थे, लेकिन तुम खुद नहीं आते थे। ये हंसने लग जाता है, कहता है कि हर बार ऐसा नहीं होता था। ये कहता है कि बताओ अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? तो ये कहती है कि मैं नहीं चाहती कि गुयचन और वेयुन जियाओ मंगनी कर लें। मिस्टर सिस्टम कहता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं, ये एक नॉवल की दुनिया है और तुम्हें यहाँ पे अपने कैरेक्टर में रहना होगा। तो ये कहती है कि फिर मुझे ये बताओ कि मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? ये कहता है कि अभी ये जानने का वक्त नहीं आया, तो फिर अब तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूँ। मिस्टर सिस्टम कहता है कि ओरिजिनल कहानी के मुताबिक तो गुयचन और वेयुन जियाओ शादी कर लेंगे। मिस्टर सिस्टम कहता है कहीं तुम्हें गुयचन से मोहब्बत तो नहीं हो गई? शन कहती कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, वो बहुत अजीब है। मिस्टर सिस्टम कहता है कि तुम्हें सिर्फ उससे लक्सटेट गेन करना है, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं करनी थी, वरना तुम्हारा भी कुछ मेरे जैसा ही हाल हो जाएगा। ये बहुत क्यूरियस होकर कहती है तो फिर तुम्हारी कहानी क्या थी? ये कहता है कि इस नॉवल की दुनिया में अगर कोई भी कैरेक्टर अपने कैरेक्टर से बाहर किसी दूसरे कैरेक्टर से मोहब्बत करता है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। और यहीं पे इसको लिली की कॉल आ जाती है जो इसे बुला रही होती है। बाहर आके ये इवेंट की स्वीट्स खा रही होती है, कहती है कि ये बहुत डिलीशियस लग रही है, मैं तो खाऊंगी। तभी इसे यहाँ पे वेयुन जियाओ देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ बिन बुलाए आ गई। ये कहती है कि मैं भी गू ग्रुप की एक एम्प्लॉय हूँ तो इसीलिए मैं इन्वाइटेड हूँ। शन फैमिली की लो प्राइस एक्विजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहती है कि अगर तुम मुझे ईमेल वाली बात पे टोंट कर रही हो तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। वेयुन जियाओ कहती मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। वेयुन जियाओ कहती लेकिन मुझे तुम्हें एक चीज के लिए शुक्रिया कहना होगा, आज के बाद गुयचन की फियांसे मैं बन जाऊंगी। ये कहती गेस करो कि इसकी फियांसे बनने के बाद मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी? तो ये कहती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सुनने में। शन यहाँ से जाने लगती है तो वेयुन जियाओ इसके आगे अपना पाँव कर देती है जिससे टकरा के गिर जाती है और इसके सर पे टेबल लगता है। टेबल लगने की वजह से ये बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे गुयचन भी आ जाता है। वेयुन जियाओ नाटक करने लग जाती है और खुद गिर के कहती है कि इसने मुझे धक्का दिया है, जबकि शन तो बेहोश थी। और इसी दौरान दो आदमी आते हैं जो कि गुयचन को कहते हैं कि किसी ने तुम्हारी कंपनी की कंप्लेन की है कि कुछ टैक्स इश्यूज आ रहे हैं तो इसलिए तुम्हें हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। तभी यहाँ पे जांग मोरान भी आ जाता है और कहता है कि मुझे इंस्पेक्टर्स को 2 मिनट बाद बुलाना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो मुझे देखने का मौका मिल जाता कि गुयचन शन की मदद करेगा। इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं वेयुन जियाओ की मदद करता और इस तरह एक तीर से 2 शिकार हो जाने थे। और जांग मोरान शन को उठा के यहाँ से ले जाता है। वेयुन जियाओ कहती कोई मेरी परवाह नहीं करता, मुझे भी हॉस्पिटल जाना था। फिर इसके बाद जब शन को होश आता तो इसके सामने जांग मोरान होता है तो ये कहती कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो विलन है। जांग मोरान कहता है कि तुम्हें होश आ गई, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ। शन कहती है कि गुयचन कहाँ पे है? जांग मोरान इसे बताने वाला होता है कि वेयुन जियाओ आ जाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुयचन का नाम लेने की, उसको इंस्पेक्टर्स ले गए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि सबके पीछे तुम्हारी बैड लक है। वेयुन जियाओ कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम हमें अलग करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और ये साथ वाले बेड से तकिया उठाकर जांग मोरान को मारने लग जाती है। और तुम गुयचन की पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम्हें सबका ख्याल रखना चाहिए कि वो मुसीबत में है या नहीं। वो मुझे पसंद करता है लेकिन ना जाने क्यों वो तुम्हारे साथ इतना रहम दिल क्यों है। शन कहती है कि तुम्हें किसने कहा वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन जांग मोरान अपनी बातों से वेयुन जियाओ को काम डाउन कर लेता है। फिर इसके बाद गुयचन भी हॉस्पिटल आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। इसके गार्ड्स इसे बताते हैं कि इस रूम में वेयुन जियाओ है। ये अपने मन में कहता है कि वो मेरी बैंक्वेट पे इंजर्ड हुई है तो आउट ऑफ कर्टेसी मुझे उसको विजिट कर लेना चाहिए। दूसरा बॉडीगार्ड बताता है कि लेफ्ट साइड के रूम में मिस शन है। ये कहता है कि नहीं, मुझे पहले शन के पास जाना चाहिए, लेकिन फिर ये कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि लेकिन एक्वाजिशन के मामले में वेयुन जियाओ ने मेरी बहुत मदद की है। ये अभी सोच ही रहा होता है कि कौन से रूम में पहले जाए कि वेयुन जियाओ अपने रूम से बाहर आ जाती है और गुयचन को अपने साथ अंदर ली जाती है। गुयचन इससे कहता है कि बाप की तबीयत कैसी है तो
कहती है कि तुम मुझसे ये अजनबियों की तरह बात क्यों कर रहे हो, मेरा नाम क्यों नहीं लेते। गुयचन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ये कहती है कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये जाने वाला होता है लेकिन इसकी बाजू पकड़ के कहती है क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, तुम पहले मेरी हर बात माना करते थे। गुयचन कहता है मैंने अभी तो कहा कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है मुझे बताना। तो ये कहती क्या तुम मुझसे शन की वजह से नाराज हो, तुम उसके साथ अपनी मंगनी कब खत्म करोगे। गुयचन कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा है कि शादी को एज अ बिजनेस टूल इस्तेमाल करना कोई सही बात नहीं और इस तरह तुम्हारे साथ भी ज्यादती होगी। ये कहती कि मुझे ये सब नहीं सुनना, मैं सब प्रिटेंड करूंगी कि आज मेरी तुमसे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। फिर इसके बाद गुयचन शन के कमरे में आ जाता है। शन का मुंह दूसरी तरफ होता है और ये कहती है कि मेरा भी कुछ भी खाने का मन नहीं चाह रहा। गुयचन कहता है कि ऐसा क्यों। ये कहती है क्योंकि गुयचन अभी तक वापस नहीं आया। इसे रियलाइज होता है कि गुयचन वापस आ गया है तो ये फौरन उठ के इसको गले लगाती है और कहती है कि तुम वापस आ गए। गुयचन अपने मन में कहता है ये तो वाकई मेरी परवाह करती है। शन कहती है कि तुम ठीक हो क्या, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, आखिर वो लोग तुम्हें लेके क्यों गए थे। गुयचन कहता है कि मुझे पहले किस सवाल का जवाब देना है। ये मुस्कुराते हुए कहती है कि लेकिन तुम वापस आ गए और यही मैटर करता है। गुयचन इसकी चोट देखते हुए कहता है कि क्या अब तुम ठीक हो। ये कहती है कि मैं ठीक हूँ, अब जबकि मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं जल्द रिकवर भी कर लूंगी। लेकिन इसे इस तरह से खड़े खड़े चक्कर आ जाता है। गुयचन कहता है कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दे रहा हूँ। तो ये कहती है कि नहीं मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे काम करना है। गुयचन कहते हैं कि तुम इस तरह की हालत में काम कैसे करोगी। शन कहती तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे हर वक्त तुम्हारे साथ रहना है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे तुम्हारे पास मौजूद होना जरूरी है। तो ये कहता है कि अभी सबकी जरूरत नहीं। तो ये कहती है कि नहीं तुम्हें जरूरत है, मैं छोटे कामों से शुरू कर लूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं रहूंगी। शन अपने मन में कह रही होती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो मेरी लक स्टैट ड्रॉप कर जाएगी। गुयचन कहता है कि ठीक है और गुयचन इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि इस दुनिया में अभी भी कोई ऐसा शख्स है जो मेरी वाकई में परवाह करता है। और दूसरी तरफ जांगमोरान अपने आदमियों पे गुस्सा कर रहा होता है कि उन्हें गुयचन की कंपनी में ऐसी कोई भी गलत चीज नहीं मिली जिसके जरिए वो उसको नुकसान पहुंचा सके। जांगमोरान कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मैं तुम्हें फंसा सकूं, लेकिन शन ग्रुप का मेस उसे तुम कैसे हैंडल करोगे। और इसी के साथ ही किसी को कॉल में लाकर कहता है कि तुम जाके शन को ढूंढो। शन अपने घर आ रही होती तभी यहाँ पे 3 आदमी खड़े होते हैं। ये उन्हें देख के कहती है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो इनमें से एक आदमी कहता है कि तुम हमें खुद बताओ कि इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करें। एक कंपनी ने हमें कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया है लेकिन उनके पास फंड्स खत्म हो गए हैं, तो इस तरह से प्रोजेक्ट बीच में ही लटक गया है और अब एक दूसरी कंपनी आ गई जिसने पहली कंपनी को खरीद लिया है। तो अब हमें अपनी पेमेंट की डिमांड किस कंपनी से करनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि यकीनन आपको दूसरी कंपनी से पैसे मांगने चाहिए, पहली कंपनी जिसने आपको एक्चुअल में हायर किया था उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो आदमी कहता है कि लेकिन मसला ये है कि कंपनी ए की बेटी की मंगनी कंपनी बी के ऑनर से हो गई है। शन कहती है तो फिर तो ये आसान है, तुम्हें लड़की से पैसे ले लेने चाहिए। तो ये कहता है कि तो फिर तुम बताओ क्या तुम शन को जानती हो, वो कहाँ पे रहती है। शन अपने मन में कहती है कि ये तो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। शन कहती है कि उससे तुम लोग के कितने पैसे देने हैं। तो ये बताते हैं कि 3 मिलियन से भी ज्यादा। शन अपने मन में सोचती है कि इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। ये कहती है कि अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। यहाँ से जा रही होती है तो ये आदमी कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम शन को जानती हो। तो कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, उसके घर का नंबर 221 है, ऊपर जाके उससे मिल लें। ये कह के फौरन यहाँ से भाग जाती है। इन आदमियों को भी शक होता है लेकिन इतनी देर में यहाँ पे गुयचन आ जाता है जो कि उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है। गुयचन कहता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, शन कंपनी खरीदने के बाद मैंने इनके पैसे क्लियर नहीं किए थे, लेकिन मैं सारे मामले को संभाल लूंगा, पर इस दौरान तुम घर नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ रहोगी और मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हारा मेरे करीब रह के काम करना भी आसान होगा। इसके लिए तो शन खुशी खुशी राजी हो जाती है। फिर इसके बाद ये गुयचन के घर आ जाती है और इसे अपना कमरा बहुत पसंद आया होता है। ये खुद से कहती है मैं गुयचन के घर तो आ गई हूँ लेकिन मैं इस तरह से लकी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पास एक अच्छा मौका है और मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। फिर ये गुयचन के ही बाथरूम में आ जाती है। ये यहाँ पे ब्रश कर रहा होता है, ये अपना भी ब्रश लेके यहाँ पे आ जाती है। तो गुयचन इसे देख के कहता है कि तुम्हारे कमरे में भी एक बाथरूम है। ये कहती है कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। ये गुयचन के बिल्कुल बराबर में खड़ी होती है लेकिन गुयचन एक स्टेप साइड पे हो जाता है, लेकिन ये इसके बार बार करीब आए जा रही होती है। तो गुयचन अपने मन में कहता है ये मेरे घर में रह रही है लेकिन ये काफी बोल्ड है। फिर इसके बाद ये विंडोज साफ कर रही होती है तो कहती है कि इतना अमीर है लेकिन इसने कोई भी क्लीनर घर पे नहीं रखा हुआ। सफाई करते हुए इसको जमीन पे बबल गन दिखाई देती है तो ये इसको पकड़ के चलाने लगती है और काफी इंजॉय करती है। और इसी दौरान यहाँ पे गुयचन भी आ जाता है जो इसको देख के कहते हैं क्या ये हर वक्त इसी तरह से खुश रहती है। शन इसे देख के कहती क्या तुम भी मेरे साथ आके एंजॉय करना चाहते हो। तो ये कहता है कि मैं ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तो कहती है कि इसमें कोई खास बात नहीं, बहुत बोरिंग हो। तो यहाँ पे एक दूसरी गन भी पड़ी होती है, गुयचन वो उठा के यहाँ पे आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से एंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ जमीन पे एक टिन कैन होता
होता है जिसपे शन का पाँव जाता है, स्लिप होके गुयचन की बाजू में आ जाती है और इस तरह गुयचन की हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है जो कि इसकी घड़ी पे नजर आ रही होती है। इसकी आवाज सुनते ही गुयचन इसको नीचे गिरा देता है और ये यहाँ से चला जाता है। फिर गुयचन लाउंज में बैठा होता है, शन भी यहाँ पे आ जाती है। गुयचन खुद से कहता है कि काफी देर हो गई है, अभी तक क्यों जाग रही है। शन यहाँ से उठ के जाती है तो ये खुद से कहते हैं क्या ये अब जा रही है, लेकिन शन तो पॉपकॉर्न लेने गई थी और इससे भी खाने को पूछती है, लेकिन गुयचन इनकार कर देता है। शन गुयचन के बहुत करीब आ जाती है तो खुद से कहता है कि आखिर ये क्या कर रही है, लेकिन शन तो साइड पे पड़ी पिल्लो ले रही थी। तो गुयचन कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। शन कहती मैं भी आती हूँ। तो ये कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इसके जाने के बाद शन कहती मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ, लेकिन ये खुद ही बैठ के टीवी देखने लग जाती है। तो गुयचन अपने रूम में आके रूम लॉक कर लेता है, खुद से कहता है लेकिन ये तो मेरा घर है, इस औरत की वजह से मुझे क्यों अपना कमरे में रहना पड़ रहा है। ये खुद से कहता है कि सुबह मैं इसे बताऊंगा कि आखिर ये घर किसका है। फिर अगली सुबह शन नाश्ता बना रही होती है, लेकिन ये काफी नर्वस होती है। तो गुयचन इसके पास आता है और एक साइड से पैन को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम ये किस तरह से काम कर रही हो। तो ये इसे कहती है कि आप रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। और दूसरी तरफ सामने की बिल्डिंग से जांग मोरान और वेई युनजियाओ इन्हें देख रहे होते हैं। गुयचन कहता है कि मैंने अक्सर नोटिस किया कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो तुम जो काम कर रही होती है वो काफी स्मूथ हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। शन यहाँ पे दूध लेके आने का बहाना करके चली जाती है। शन फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए इसे अपने सर पे मार लेती है। तो गुयचन इसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो तुम सेफ रहती हो। तभी यहाँ पे गुयचन को लिली की कॉल आ जाती है और वो इसे कोई खबर देती है और ये खबर शन और जांग मोरान के बारे में होती है। इस खबर में लिखा होता है कि गू ग्रुप प्रेसिडेंट की फियांसी उसे चीट करते हुए पकड़ी गई और ये वो तस्वीर होती है जब जांग मोरान शन को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहा था। फिर जब गुयचन ऑफिस में होता है तो कितने सारे पार्टनरशिप टर्मिनेशन लेटर्स यहाँ पे आए होते हैं। शन भी रूम में आ रही होती है तो गुयचन गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर इतने ज्यादा टर्मिनेशन लेटर्स क्यों आ रहे हैं, क्या तुम लोग सही से काम नहीं कर रहे। तो इसकी एम्प्लॉय बताती है कि जब से आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए थे उसके बाद से काफी रूमर्स हैं कि गू कंपनी सही से काम नहीं करती और उसके साथ साथ शन ग्रुप का फाइनेंशियल इशू वो भी बहुत सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स गू ग्रुप के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। ये सुन के शन भी वापस चली जाती है, घर आके मिस्टर सिस्टम को बुलाती है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आता। तो शन कहती मुझे लगता है कि मुझे खुद ही सब कुछ करना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाता है। ये इसे देख के गले लगा लेती है, कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। मिस्टर सिस्टम कहता है कि अब तुम्हें क्या पूछना है मुझसे। तो ये कहती है कि मुझे और कितना लक स्टेट गेन करना होगा वापस जाने के लिए। मिस्टर सिस्टम कहता है क्यों, क्या हुआ। ये कहती प्लीज तुम मुझे बताओ। तो ये कहता है कि तुम्हें 10,000 तक गेन करना है। तो ये जब अपना हाथ देखती तो उसपे सिर्फ अभी 1660 लक स्टेट गेन किया होता है इसने। मिस्टर सिस्टम कहता है कि अगर तुम्हें कहानी का ओरिजिनल प्लॉट याद हो तो तुम लोगों की मंगनी का टूट जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शन कहते थे इसका मतलब मुझे अब उसके क्राइसिस को दूर करने में उसकी मदद करनी होगी। ये कहता है कि हाँ, और तुम्हें भी प्लॉट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और इस सबके सामने कहती है कि आज मैं फाइनली अपनी एंगेजमेंट गुयचन के साथ खत्म कर रही हूँ और मेरा आज के बाद गुयचन और गू ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। रिपोर्टर्स यहाँ पे इससे और सवाल करने लग जाते हैं। तो शन कहती मैंने तो सोचा ही नहीं था कि लोग इतने सवाल करेंगे। एक रिपोर्टर इससे सवाल करता है कि जो शन ग्रुप के कर्ज का मसला था क्या वो शन ग्रुप ही हल करेगा या गू ग्रुप। तो इस बात के खत्म होने से पहले यहाँ पे गुयचन आ जाता है, कहता है कि ये मसला गू ग्रुप का है। गुयचन आके शन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं धकेलना चाहिए। और गुयचन कहता है कि मैंने और मिस शन ने अभी तक अपनी एंगेजमेंट खत्म नहीं की, बल्कि ये रिपोर्टर्स के सामने ये भी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। शन आहिस्ता आवाज में से कहती है कि मैंने हमारी मंगनी के खत्म करने का ऐलान कर दिया ताकि मैं तुम्हारी इस क्राइसिस में तुम्हारी मदद कर सकूं। गुयचन कहता है कि तुम्हें अपनी रेपुटेशन को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर कहता है कि फिर आप मिस शन की इस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो गुयचन कहता है कि शन एक डिसेंट लेडी है और उस तस्वीर में जो दिखाया गया वो सच्चाई से बहुत दूर है, और अगर आपको सच्चाई वाकई में जाननी तो आप स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं। तभी स्क्रीन पे वीडियो प्ले कर दी जाती है जहाँ पे जांग मोरान शन को लेके जा रहा होता है और गुयचन कहता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शन बेहोश है और ये जेंटलमैन शन की मदद कर रहा है। तो इसीलिए किसी भी बेसलेस बात पे आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है और शन ग्रुप के जितने भी कर्ज का मसला है वो गू ग्रुप हैंडल कर लेगा एक एक करके। और इस वक्त गू ग्रुप के प्रेसिडेंट की सिर्फ एक ही मिस्ट्रेस है और वो मिस शन है। ये सारी बातें जांग मोरान और वेई युनजियाओ खड़े होकर सुन रहे होते हैं। गुयचन कहता है कि मुझे नहीं परवाह कि आप लोग किस तरह की तस्वीरें खींचते हैं उस पर फिर क्या लिख देते हैं, लेकिन जो कोई भी मिस शन को टारगेट करेगा वो इनडायरेक्टली मुझे टारगेट कर रहा है। और अगर मेरा सब कुछ चला भी जाए तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मिस शन को सेफ रखना है। शन को ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद जांग मोरान वेई युनजियाओ को कहता है कि अगर तुम अफसरदा होते तो मेरे कंधे पे सर रख के रो सकती है। तो ये कहती है कि मैं अफसरदा नहीं हूँ बल्कि मुझे एक चीज मालूम हुई है। तो ये कहता है कि बताओ आखिर वो क्या है।
वेन जाओ कहती तुम्हें उसके होने का इंतजार करना होगा, मैं भी नहीं तुम्हें बताऊंगी। ऊपर आके एक ही साथ ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। गुरचन इसको किस करने वाला होता है लेकिन इसके पेट से आवाज आ रही होती है, तो ये कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी है, तो कहती है कि हाँ मुझे एक अच्छी जगह का पता है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर जाती हूँ। तो ये इसका हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाती है। ये लोग एक लोकल से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। गुरचन यहाँ पे आके कहता है कि मेन्यू में जो भी है मैं उसका सब कुछ एक एक ऑर्डर करना चाहता हूँ। अटेंडेंट इसे बहुत गौर से देख रहा होता है, गुरचन को समझ नहीं आती, तो शन इसके करीब जाके कहती है कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ एक ही तरह का खाना सर्व करते हैं और वो भी बीन एंड ड्रिल्स हैं। गुरचन को इस तरह की जगह पर खाने की आदत नहीं थी, तो फिर इसके बाद ये टेबल पे बैठ के कहता है कि मुझे अब ये जगह बिल्कुल खाली चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे खाना नहीं खा सकता। ये अटेंडेंट को अपना क्रेडिट कार्ड दिखाता है, तो शन इसका कार्ड इससे पकड़ लेती है। शन इसे कहती है कि अब तुम सबके साथ खाने के लिए तैयार हो ना। शन कहती है कि हम जैसे एम्प्लॉयज अक्सर इसी तरह के रेस्टोरेंट्स में आके खाना खाते हैं। शन अपनी जगह पे खड़े होकर कहती है कि आप सब जो भी कुछ खा रहे हैं उसका बिल मिस्टर गू पे करेंगे, तो इसलिए आपको जो भी खाना वो खा सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। फिर इसके बाद शन शेफ के साथ जाके इन दोनों के लिए खाना ले आती है और ये बैठ के खाने लगती है। इसे खाना इतना अच्छा लगता है कि ये एंजॉय कर रही होती है। गुलशन इसे देख के मुस्कुरा रहा होता है, तो शन कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुस्कुरा रहे हो, आखिर क्या बात है। गुलशन कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गई है कि असल में खुशी क्या है। शन कहती है इस तरह से सबके साथ शेयर करके तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो ये कहता है कि नहीं बल्कि मैं खुश हूँ, मुझे फाइनली में कुछ ऐसा मिला है जिसके बारे में मैंने चाहत की थी। तो तब आप बेख्तियार मुस्कुराते हैं। इसके बाद गुलशन भी खाने लगता है और ये कहता है कि ये तो वाकई में बहुत मजे के हैं। फिर इसके बाद गुलशन का फोन आ रहा होता है, ये अपना फोन बाहर निकालता है लेकिन ये अटेंड नहीं करता, तो ये कहती है कि आखिर किसका फोन है, और ये गुलशन की ग्रैंडमा की कॉल होती है। ये कॉल रिसीव करता है, थोड़ी देर बाद कॉल डिक्लाइन भी हो जाती है। ये शन को बताता है कि ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है। शन बहुत हैरान होती है। फिर इसके बाद शन कहीं जा रही होती है। वेयुनजा और जांग मुरान फिर से इसका पीछा कर रहे होते हैं। शन और गुलशन की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा रहे होते थे। शन खुद से कहती है कि गुलशन की ग्रैंडमा से मिलना ये तो प्लॉट में नहीं था, इसका मतलब मैंने कहानी को बदल दिया है। शन इसको नर्वस दिखाई दे रही होती तो गुलशन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडमा ने खबर देख ली थी इसलिए वो तुमसे मिलना चाहती हैं और ज्यादा कोई बात नहीं। फिर इसके बाद ये लोग इस जगह पे पहुंच जाते हैं। शन यहाँ पे बैठ के खुद से कह रही होती मुझे लगता है कि इस लेडी ने ही गुलशन को पाला पोसा है और इसको देखने से तो ऐसा लगता है कि ये वेयुनजाओ को मुझसे ज्यादा प्रेफर करती हैं। वेयुनजाओ शन से कहती है कि शन फैमिली ने अपना बिजनेस टी के बिजनेस से स्टार्ट किया था, तो क्यों ना तुम पहले ग्रैंडमा को टी सर्व करो। थोड़ी देर बाद चाय भी आ जाती है और ये इससे सर्व करने के लिए कहती। शन कहती मुझे लगता है कि यहीं से मसला शुरू होगा। फिर इसके बाद शन उठ के कप में चाय निकाल के ग्रैंडमा को सर्व करती है, लेकिन ग्रैंडमा इसकी चाय नहीं लेती। तो गुलशन खड़ा होकर अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि शन पहले आपसे कभी नहीं मिली, तो इसलिए उसको नहीं मालूम कि आखिर आपको क्या पसंद है क्या नहीं, तो इसलिए आप मुझे अलाउ करें कि मैं आपको चाय सर्व करूं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें डाइनिंग टेबल पे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है, तुम्हें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं, वेयुनजाओ सब कर लेगी। वेयुनजाओ चाय बनाते हुए ये कह रही होती है कि ग्रैंडमा शिशा टी कप ही यूज करती हैं, ये दूसरा कप था जो ट्रे में रखा हुआ था, जबकि शन ने किसी दूसरे कप में चाय बनाई थी। इसके बाद ग्रैंडमा कहती हैं कि गू फैमिली की बहू एक डिसेंट और मैनरेबल लड़की होनी चाहिए, बिल्कुल वेयुनजाओ की तरह। तुम बिजनेस की खातिर किसी भी एरी गैरी औरत से शादी नहीं कर सकते। शन को सुन के गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं अपने आप पे काबू रखूंगी। तो शन बहुत ही पोलाइट वे में ग्रैंडमा से कहती कि मुझे आपकी पसंद के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अगली दफा से मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ग्रैंडमा कहती है लेकिन इसके बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। गुलशन कहता है कि लेकिन आप ही ने तो मुझे कहा था कि आप शन से मिलना चाहती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मुझे मालूम है कि मैंने कहा था, लेकिन ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने की रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरती। गुलशन कहता है कि लेकिन मैं और शन एक दूसरे को पसंद करते हैं। शन कहती है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ कर दीजिए। ग्रैंडमा कहती है कि मिस शन तुम्हें यहाँ पे बात करने का कोई हक नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि गू ग्रुप ने हमेशा से अपने काम को बहुत ही अच्छे से तरीके से किया है और ये आज से पहले कभी भी किसी रोमांटिक स्कैंडल का हिस्सा नहीं बना और ना ही कोई कर्ज का मसला बना है। तुम्हें गू फैमिली में वेलकम नहीं किया जाता। गुलशन को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। ये शन के पास आता है और इसका हाथ पकड़ के कहता है कि आपने जो भी रूमर सुने हैं आप उनके पीछे की सच्चाई को नहीं जानती, और ये वेयुनजाओ की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि लोगों को भी अब ये रूमर्स फैलाना बंद कर देने चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, तो ये कहता है कि आप मुझे शन को माफ कर दीजिएगा। ये कह के ये शन को यहाँ से ले जाता है। फिर इसके बाद जब ये लोग पार्किंग एरिया में आते हैं तो इनका ड्राइवर इसे बताता है कि आपकी ग्रैंडमा ने कहा कि आप आज के बाद से गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जब ये दोनों ऑफिस आते हैं तो लिली गुलशन को बताती है कि मैं आपसे मौजूद चाहती हूँ, लेकिन आज के बाद से आपका ऑफिस आपकी ग्रैंडमा यूज करेंगी, इसलिए आप किसी दूसरे ऑफिस में जा सकते हैं। फिर इसके बाद शन अपने रूम में बैठकर बहुत ही खूबसूरत से शूज ट्राई कर रही होती और तभी वहाँ पे मिस्टर सिस्टम आ जाता है और कहता है
कि ये जूते यकीनन तुम्हें गुयचन ने दिलाए होंगे। शन कहती हाँ, लेकिन फिर भी मुझे सिंड्रेला नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा लक स्टैट 10 भी नहीं था, लेकिन अब वो 2500 हो गया है। मिस्टर सिस्टम कहता है लेकिन क्या तुम मेरी वार्निंग को इग्नोर कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें प्लॉट को चेंज नहीं करना, तुम्हें ओरिजिनल स्टोरी लाइन को ही फॉलो करते रहना है और उसके हिसाब से वेइनजिया और गुयचन की मंगनी हो जानी चाहिए थी। शन कहती कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो मिस्टर सिस्टम कहता है क्या तुम्हें मालूम है कि जो तुम कर रही हो उसका नतीजा क्या निकल सकता है? सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर की वजह से तुमने काफी सारी कहानी पहले से ही बदल दी है। तुम्हें अपना किया दुरुस्त करना होगा, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। शन कहती है क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस स्टोरी लाइन में मेरी पर्सनालिटी या मेरा कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाए, स्टोरी के मुताबिक ना रहे? मिस्टर सिस्टम इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि जो कोई भी नॉवेल्स की दुनिया में आता है वो सबसे पहले यही आके सोचता है जो कि गलत है। क्या तुम्हें गुयचन की ग्रैंडमा के बिहेवियर से अभी तक कुछ अंदाजा नहीं हुआ? वो तुम्हें कभी भी अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो मुझे माफ कर देना, मैं गुयचन के साथ ही रहना चाहती हूँ। मिस्टर सिस्टम कहता है लेकिन अगर तुम ऐसे करती रही तो तुम्हें पता नहीं किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्या तुम वो हैंडल कर पाओगी? शन कहती है मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी से बाहर से गुयचन के चिल्लाने की आवाज आती तो ये रूम से बाहर आ जाती है। इसके बॉडीगार्ड्स यहाँ पे आए होते हैं जो कि इसे बता रहे होते हैं कि आप हमें कोई जबरदस्ती करने पे मजबूर ना करें, ये हम अपनी मर्जी से नहीं करे, बल्कि आपकी ग्रैंडमा के सख्त ऑर्डर्स आए हैं और वो ये चाहती हैं कि आप ये घर 1 घंटे के अंदर खाली कर दें। शन गुयचन के पास आके इससे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। हाँ मैं जानती हूँ वो जगह तुम्हारे घर की तरह इतनी अच्छी और शानदार तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे आराम कर सकते हैं। फिर इसके बाद गुयचन शन की बात मानते हुए इसके साथ इसके घर चला जाता है। गुयचन इसके अपार्टमेंट को देख के कहते हैं कि तुम्हारा अपार्टमेंट काफी यूनिक है। शन इस पे हंसने लग जाती है और कहती है कि पहले मैं बहुत अनलकी हुआ करती थी तो इसलिए मैं कोई फर्नीचर नहीं खरीद सकी। गुयचन के हाथ में एक बैग होता है, कहता है कि दरअसल मैं हमेशा से बहुत क्यूरियस रहा हूँ कि इस बैग में आखिर क्या है। शन कहती है कि ये एक फर्स्ट एड किट है जो कि मैं अपने टफ टाइम्स में इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब मेरे पास तुम हो इसलिए मुझे इसकी मजीद कोई जरूरत नहीं। जांग मोरान और वेइनजिया इनका पीछा करते यहाँ पे भी आ जाते हैं। वेइनजिया जांग मोरान से कहती मुझे यकीन नहीं आता कि गुयचन इस तरह की जगह पे आके रह रहा है, उसे तो आके ग्रैंडमा से माफी मांगनी चाहिए, आखिर इस शन में इतना खास है भी क्या? जांग मोरान कहता है मुझे लगता है कि गुयचन का दिमाग खराब हो गया है और वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि बचपन से उसने एक आरामदेह और अच्छी जिंदगी गुजारी है। वो कुछ ही देर यहाँ पे रहने के बाद यकीनन उकता जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन वेइनजिया को तो किसी और बात की टेंशन होती है और वो कहती है कि गुयचन के घर में तो काफी कमरे थे और वो लोग अलग अलग सोते थे, लेकिन इस छोटे से घर में वो दोनों कहाँ सोएंगे? तुम्हें अभी कुछ करना होगा, उन्हें अलग करो, वो एक साथ ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जांग मोरान से कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जांग मोरान अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर इस गुयचन में ऐसी क्या ही खास बात है जो इसके पीछे इतनी पागल है। फिर इसके बाद ये दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। गुयचन तो सो चुका होता है लेकिन शन जाग रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि गुयचन को उसकी ग्रैंडमा ही कंट्रोल करती आई हैं और इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि इस फैमिली बिजनेस को अब पब्लिक बिजनेस बन जाना चाहिए। शन उठ के गुयचन से कहती है क्या तुम्हें अभी भी इस बात की फिक्र है कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस एक पब्लिक बिजनेस बनने वाला है? ये कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम, क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना मुश्किल है? तो ये सर हिलाता है। शन अपने मन में कहती है कि नॉवल में ये सब कुछ तो गुयचन ने वेइनजिया से शादी करने के बाद किया था और उसी के बाद कंपनी पब्लिक हुई थी। शन कहती कि अगर मैं ये मेन प्लॉट को फॉलो करती रहूं तो मुझे लगता है कि अभी भी एक चांस है और इस तरह से मिस्टर सिस्टम को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। मुझे इतनी फिक्र करने के बजाय एक कोशिश करके देखनी चाहिए। ये गुयचन से पूछती है क्या तुम कभी किसी से मिले हो या तुम्हारे साथ कोई ऐसा स्ट्रेंज इनकाउंटर हुआ है? गुयचन कहते तुम सो रहे? कहती नहीं तो मुझे बताओ कि तुमने पहले कभी कोई बेट लगाई है शादी या इन्वेस्टमेंट के हवाले से? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जेंटलमैन है तो सही जो कि मेरी मॉम का फ्रेंड है, मैंने उसके साथ बेट लगाई थी। शन कहती क्या हो अगर वो तुम्हारा इन्वेस्टर बन जाए? ये अभी इससे ये बात पूछ ही रही होती है कि बाहर बहुत बुरी तरह से बिजली चमकती है जिसकी वजह से डर जाती है। इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा सा टेडी बेयर पड़ा होता है। गुयचन उसका बाजू इस्तेमाल करते उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? गुयचन कहते क्या तुम्हें इस सबसे डर लगता है? तो अपना मुंह दीवार की तरफ करते हुए कहती कि नहीं मुझे डर नहीं लगता। गुयचन इन दोनों के दरमियान से टेडी बेयर निकाल देता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। शन अपना चेहरा इसकी तरफ कर लेती है और दोबारा से बिजली चमकती है जिसकी वजह से फिर डर जाती है। गुयचन इससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। शन कहती तुम्हारा शुक्रिया। गुयचन कहता है कि तुमने मुझे अभी याद करवाया है कि अगर हमें उस जेंटलमैन की इन्वेस्टमेंट मिल जाए। ये अभी ये बात पूरी कर ही रहा होता है कि इससे कहता है कि तुम्हें मेरी उसके साथ होने वाले इस बेट का कैसे मालूम है? लेकिन इस सवाल के पूछते पूछते ही शन सो चुकी थी। गुयचन ये देखता है तो इसके फोरहेड पे किस करता है और फिर ये भी सो जाता है। फिर अगली सुबह जब ये दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो गुयचन कहता है कि वार्डरोब में मेरा
कोट पड़ा है, मैं क्या ले लूं? ये वार्डरोब की तरफ आता है तो ये इसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं खोल सकते। तो ये कहता है कि आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? शन इसे कहती है कि यहाँ पे एक रिवाज है कि जिस जगह पे लड़कियों की प्राइवेट चीजें पड़ी हो, लड़के उस जगह पे नहीं जा सकते। गुएशन कहते हैं लेकिन मैंने तो कभी भी इस तरह की किसी बात के बारे में नहीं सुना आज तक। शन कहती तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी बाकी सारी चीजें तो हमेशा से मेड्स वगैरह पूरी करती आई हैं, इसीलिए तुम्हें इन सब बातों के बारे में आखिर कैसे मालूम होगा? गुएशन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, आइंदा से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। फिर शन थोड़ा सा करीब आती कहती क्या तुम तैयार हो? आज तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो तुम्हारी ग्रैंडमा है। गुएशन कहते हैं कि बहुत हो गया है, कू ग्रुप को अब एक चेंज की जरूरत है। फिर इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है जहाँ पे कंपनी से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट लोग बैठे होते हैं और ग्रैंडमा ये कहती हैं कि आज मैंने आप सबको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए बुलाया है। गू ग्रुप में कुछ गलत काम हुआ जिसकी वजह से मुझे अभी एक सख्त फैसला लेना पड़ेगा। ग्रैंडमा गुएशन को मुखातिब करते हुए कहती है कि आज से तुम्हारे पास गू फैमिली के अंडर रहते हुए जो कुछ भी है उसका कंट्रोल मैं लेती हूँ। गुएशन कहते हैं कि ग्रैंडमा ने बिल्कुल सही कहा कि गू ग्रुप में यकीनन कुछ गलत हुआ है। ग्रैंडमा कहती है जबकि तुम मुझसे मुत्तफिक हो तो तुम्हें ये बात माननी होगी। और इसी के साथ ही मीटिंग खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही ग्रैंडमा उठ के जाने लगती है तो गुएशन कहता है कि दरअसल मसला आप हैं। गुएशन कहता है कि यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने गुज़िश्ता सालों में गू कंपनी के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया होगा और कहीं ना कहीं ये फील भी किया होगा कि वो अनफेयरली ट्रीट किए जा रहे हैं। सांगमोरान कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, सीधा पॉइंट पे आओ। तो कहता है कि मेरा पॉइंट ये है कि गू ग्रुप एक केक है और मैं इसको मजीद बड़ा बनाना चाहता हूँ। मैं इस साल कंपनी को लिस्ट कर रहा हूँ और इस तरीके से आप लोग अपने शेयर्स के मुताबिक फायदा होगा, जिसका मतलब जिसके जितने शेयर्स होंगे वो उतना % ग्रो करेगा। तो इसके बारे में आप सबका क्या ख्याल है? ग्रैंडमा कहती हैं कि गू फैमिली को पब्लिक होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडफादर के टाइम से कंपनी ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। क्या दूसरों के बेनिफिट्स को सेक्रीफाइस करके तब भी? ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम सबको इसकी बातों में आना नहीं चाहिए और बाकी सब्सिडायरी कंपनीज के प्रॉफिट के हिसाब से तुम लोगों के जितने भी बेनिफिट्स हैं मैं उसके बारे में तुम सबको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूंगी। गुएशन कहते हैं कि आप सब गू ग्रुप के ऑनर्स बनना चाहेंगे या इसी तरह म्यूचुअल बेनिफिट्स का हिस्सा रहना पसंद करेंगे। मीटिंग में बैठे तमाम लोग गुएशन की बात से अग्रीड होते हैं, कहते हैं कि हमें गुएशन की बात सुननी चाहिए। सांगमोरान कहता है कि मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, गू ग्रुप अभी पब्लिक होने के लिए तैयार नहीं, इस तरह से हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज को सामना करना पड़ेगा। गुएशन कहता है कि मैं उनसे भी निपट लूंगा, तुम्हें बस रिजल्ट्स का इंतजार करना है। ग्रैंडमा कहती है कि हर कोई ऐसे झूठे दावे कर सकता है, तुम अभी बहुत यंग हो। गुएशन कहता है कि मैं आप सबसे यहाँ पे वादा करता हूँ कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ये कंपनी पब्लिक ना हुई तो मैं अपनी पोजीशन से पीछे हट जाऊंगा और किसी सूटेबल इंसान को यहाँ पर लाऊंगा। फिर इसके बाद सांगमोरान और वेगन जाओ शन के घर के बाहर आ जाते। वेगन जाओ कहती कि अब तुम जाओ और जाके गुएशन को लेके आओ, आखिर वो कब तक इस गंदी सी जगह पे रहता रहेगा। सांगमोरान कहते हैं क्या मैं जाऊँ? तो ये कहती कि हाँ तुम जाओ, मैं नहीं जाना चाहती, वो मेरे साथ मेरे घर पे रहेगा। सांगमोरान कहता है कि उसे तुम्हारे घर पे रुकने की जरूरत नहीं। तो ये कहती है कि नहीं, उसे मेरे साथ ही जाना होगा। सांगमोरान कहता है कि तुम्हें ना का मतलब समझ आता है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन वो तुम्हारे घर पे नहीं रह सकता। वेगन जाओ कहती है कि आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, वो मेरा घर है तुम्हारा नहीं। सांगमोरान कहता है यही तो मसला है। वेगन जाओ कहती है कि मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो ये अब बहुत चाइल्डिश एक्ट करने लग जाती है, कहती है कि प्लीज जाओ उसे नीचे ले आओ। तो सांगमोरान को मजबूरन इसकी बात माननी पड़ती है, कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद सांगमोरान कहता है कि आखिर मैं इसकी बात क्यों मान रहा हूँ, क्या कहीं मुझे इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई। यह आके शन के घर के दरवाजे पर नॉक करता है लेकिन दरवाजा तो खुला होता है और ये घर के अंदर आ जाता है। ये शन के घर को बहुत अजीब तरह से देखने लग जाता है और ये आके शन की वार्डरोब खोलता है। इसमें बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगे होते हैं, ये वही स्टिकी नोट्स होते हैं जो कि गुएशन के करीब जाने के लिए इसने प्लान्स बनाए थे और कुछ स्टिकी नोट्स पे उसका लक स्टार्ट भी लिखा होता है। सांगमोरान सबकी तस्वीर खींच लेता है। शन अपने घर से गाड़ी में बैठ के कहीं चली जाती है और यहाँ पर वेजिया खड़ी देख रही होती है और दूसरी तरफ गुएशन किसी से बहुत ही वेलकमिंग वे में मिलता है। इसे देख के कहता है कि तुम बहुत बदल गए हो और फिर इससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो कहता है कि मैं आपको अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। और ये बात बाहर खड़ा सांगमोरान सुन लेता है। ये आदमी गुएशन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमने जो पहले बेट लगाई थी मैं वो हारने वाला हूँ। गुएशन कहता है कि मेरा इरादा
कू ग्रुप को पब्लिक करने का है, इसलिए मुझे आपकी कॉर्पोरेशन की जरूरत है। सांगमोरान बाहर खड़ा ये कह रहा होता है कि आखिर गुरुचन की एंगेजमेंट का कंपनी के पब्लिक होने से क्या ताल्लुक है। ये इससे पूछता है कि तुम किस तरह की लड़की से मंगनी कर रहे हो, तो ये कहता है कि वो बहुत काइंड है, ब्रेव है और सबसे बढ़कर वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। आखिर तुम्हारी फियांसी है कहाँ पे। ये अपने गार्ड को कहता है कि तुम मिस शन को यहाँ पे लेके आओ। इसका गार्ड आके इसके कान में कुछ बताता है तो ये शन को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। ये अपने गेस्ट से सॉरी करके कहता है कि मुझे इसी वक्त कहीं पे जाना होगा और यहाँ लॉबी में सांगमोरान खड़ा होता है, कहता है कि मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। गुरुचन कहता है मुझे लेकिन पहले शन को ढूंढना है, तो कहता है ठीक है मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। और यहाँ पे शन गाड़ी में ही होती है, कहती है कि आज गुरुचन के लिए बहुत अहम दिन है, इसलिए मुझे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि मुझे उस जेंटलमैन के सामने क्या कहना है। फिर अपने माइंड में ही रिकॉल करती है जो उसने घर पर प्रैक्टिस की थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये विंडो से बाहर देखती है तो इसे रास्ता कुछ अजीब लग रहा होता है। ये ड्राइवर से कहती है कि हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर इसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। ये कहती है कि मुझे इसी वक्त यहाँ पे उतरना है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देता। फिर ये अपना फोन बैग से निकालती है तो ड्राइवर कहता है कि गाड़ी में सिग्नल ब्लॉकर लगा हुआ है, जिसकी वजह से तुम कॉल नहीं कर सकती। ड्राइवर से कहता है कि तुम प्लीज गाड़ी में आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो जो नतीजा निकलेगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। ये कहती है कि मेरा गुरुचन के पास जाना बहुत जरूरी है, मुझे प्लीज वापस ले जाओ। फिर इसके बाद गुरुचन और सांगमोरान शन के घर पे आ जाते हैं। गुरुचन कहता है लेकिन अब तक तो घर से जा चुकी होगी। वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ ये ड्राइवर एक सुनसान जगह पे लाके गाड़ी रोक देता है और खुद बाहर निकल के गाड़ी को लॉक कर देता है। सांगमोरान गुरुचन को कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि गू ग्रुप का प्रेसिडेंट इस तरह की जगह पे रह रहा है। गुरुचन कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से, और ये शन की वार्डरोब के पास आके दरवाजा खोलने लगता है तो गुरुचन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। सांगमोरान कहता है क्या तुम नहीं जानना चाहते कि इसमें आखिर क्या है। गुरुचन कहता है कि जिन रिवाजों को शन फॉलो करती है उसके मुताबिक लड़कों को लड़कियों की वार्डरोब्स नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन इसकी बात नहीं मानता और वार्डरोब का दरवाजा खोल देता है, जिसपे शन के सारे प्लान उन स्टिकी नोट्स पे लिखे होते हैं कि किस किस तरीके से ये अपने लक स्टैट को इंक्रीज कर सकती है। ये पढ़ने के बाद गुरुचन को सारी बातें याद आती हैं कि जो भी शन ने इससे कही थी, और सारी चीजें क्लियर होती जा रही होती हैं कि इसको कैसे इसके प्लान्स के बारे में पहले ही मालूम था। और अपने मन में कहता है कि वो मुझसे नजदीक इसीलिए नहीं हुई थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, बल्कि उसे मेरी जरूरत थी, उसने मेरा इस्तेमाल किया है। और गुरुचन इसके बाद यहाँ से चला जाता है। तभी ड्राइवर को एक कॉल आती है और उसके बाद ये गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और ये गाड़ी से उतरते ही भागने लग जाती है। कहती है कि गुरुचन मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूँ। ये जब घर आती है तो गुरुचन पहले से यहाँ पे मौजूद होता है और ये आके गुरुचन को हक कर लेती है और कहती है कि मुझे लगा था कि आज के बाद मैं दोबारा कभी नहीं तुम्हें देख पाऊंगी, न जाने वो ड्राइवर मुझे कहाँ ले गया था। ये अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि शन तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। शन कहती है कि आखिर क्या हुआ है। गुरुचन कहता है कि वो जेंटलमैन चला गया है। तो शन कहती फिर तुम लोगों की बेट का क्या हुआ। शन कहती है कि हमें उसे कल दोबारा मिल लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सके। गुरुचन कहते हैं कि वो मेरी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा। शन कहती क्योंकि हम लोग तो एंगेजमेंट करने वाले हैं ना। गुरुचन कहता है कि तुम्हें खासा पता है क्या, कोई ऐसी और बात है जो तुम मुझे याद करवाना चाहती हो। ये खुद से कहती है कि आज मैंने बहुत गड़बड़ कर दी है, इसीलिए शायद गुरुचन मुझसे नाराज है। ये कहती है मैं जानती हूँ मेरे ना आने की वजह से आज तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं जिस गाड़ी में आ रही थी उसका ड्राइवर मुझे न जाने कहाँ ले गया था, मुझे खुद नहीं मालूम, और मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से बच के वापस आई हूँ। ये कहती है कि हमें इस जेंटलमैन से जाके अभी मिलना चाहिए। गुरुचन अपना बाजू इससे बहुत बुरी तरह से छुड़वाता है। गुरुचन कहता है कि तुम्हें अब इतना स्वीट बनने की कोई जरूरत नहीं है। शन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। ये कहती है कि मैं 3 घंटे का सफर पैदल करके आई हूँ ताकि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हम ये काम कर सकें, और अब क्या तुम सिर्फ इस वजह से गिव अप कर रहे हो। गुरुचन कहता है कि मेरी विश, तुम अपने विश के बारे में बताओ। तो ये कहती है कि मेरी विश तुम्हारे साथ रहना है। ये सुनते ही गुरुचन गुस्से से वार्डरोब का दरवाजा खोल देता है। शन कहती है कि तुमने मेरी वार्डरोब क्यों खोली, क्या हमारी पहले बात नहीं हुई थी इस बारे में। गुरुचन कहता है कि तुम और कितनी देर तक मुझे बेवकूफ बनाने वाली थी, आखिर तुम कहाँ से हो, तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया, और अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। गुरुचन कहता है कि क्या तुमने सब कुछ वाकई में ही लक स्टैट की खातिर किया है। शन कहती है मैं ये मानती हूँ कि शुरू में मैंने सिर्फ अपना लक स्टैट इंक्रीज करने के लिए तुम्हें अप्रोच किया था, लेकिन हकीकत ये नहीं है। गुरुचन कहता है कि तुमने हर स्टेप को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और मैं समझता था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। शन कहती है कि हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। गुरुचन कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और ये गुस्सा करता है। तो शन कहती है कि तुम फिर से पहले की तरह मुझसे बिहेव मत करो। शन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो क्योंकि तुम सारी सच्चाई के बारे में जानते हो। गुरुचन कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे सारी हकीकत के बारे में बताओ। ये सब सांगमोरान और वेयुनजिया खिड़की से खड़े होकर देख रहे होते हैं। गुरुचन कहता है बताओ आखिर तुम कौन हो। शन कहती है कि मुझे इस बैग की कोई जरूरत नहीं है। गुरुचन कहता है वो इसलिए क्योंकि तुमने अब काफी लक स्टैट गेन कर लिया है। शन कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम बिल्कुल
एक स्टूपिड इंसान की तरह बिहेव मत करो। तो ये कहता है कि हाँ मैं एक स्टूपिड फिक्शनल कैरेक्टर हूँ जिससे तुमसे मोहब्बत हो गई, और ये कह के गुरचन यहाँ से चला जाता है। गुरचन के जाने के बाद शन खुद से कहती है तो आखिर इसको सब मालूम हो ही गया, और गुरचन खुद से कह रहा होता है कि अगर ये नॉवल की दुनिया है तो क्या कंपनी को पब्लिक करना ये सब कुछ पहले से ऑथर की तरफ से लिखा हुआ था, और जो कुछ भी ग्रैंडमा ने मेरे साथ किया क्या ये सब कुछ पहले से प्लान था, और इस तरह से ग्रैंडफादर और फादर के काम को बचाना। लेकिन आखिर मेरे ग्रैंडफादर और फादर हैं कौन? आखिर आज से पहले मैंने कभी क्यों नहीं सोचा कि वो किस तरह के लोग थे? जांग मोरान और वेयन जियाओ गुरचन का पीछा कर रहे होते हैं। गुरचन थोड़ा सा आगे निकल जाता तो वेयन जियाओ कहती कि तुम गाड़ी तेज क्यों नहीं चला रहे, इस तरह से तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये देखती गुरचन गाड़ी रोकता है तो ये कहती है कि अब चलो दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। तो ये कहता है कि अभी लाइट्स रेड है, तुम नहीं जा सकती। तो ये कहती है कि तुम्हें इससे क्या मसला है? जांग मोरान कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम उसके पास जाओ। वेयन जियाओ कहती है कि आखिर इसकी क्या वजह है? जांग मोरान कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता। लेकिन थोड़ी देर बाद ये गाड़ी सुधर के गुरचन के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे जांग मोरान ने बताया कि शन ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गुरचन इससे कहता है कि अभी मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? गुरचन जांग मोरान से कहता है कि तुम वेयन जियाओ को घर छोड़ दो, और यहाँ से चला जाता है। वेयन जियाओ कहती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मुझे नहीं चुना। फिर सारी रात गाड़ी चलाने के बाद जब सुबह हो जाती है तो गुरचन जंगल में आ जाता है। ये गाड़ी सुधर के थोड़ा आगे आता है और नीचे एक कैन पड़ा होता है जिसे किक करता है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, और इसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ पे कोई इनविजिबल दीवार हो। ये हाथ लगाता है तो इसका हाथ आर पार नहीं होता, ये बहुत जोर लगाता है लेकिन ये इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा होता, और ये खुद से कहता है कि शायद ये नॉवल की दुनिया की बाउंड्रीज हैं, और चूंकि मैं एक फिक्शनल कैरेक्टर हूँ इसलिए मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकता। गुरचन इस सारे मामले की वजह से काफी अपसेट होता है, कहता है कि हमेशा खुद के बारे में सिर्फ सोचता था लेकिन हकीकत में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। गुरचन को शन की बात याद आती है कि जब इसने कहा था क्या तुम स्माइल नहीं कर सकते, और ये खुद से कहता है कि ये सब कुछ इसीलिए था क्योंकि मेरे अंदर कोई इमोशंस है ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है कि गुस्सा, खुशी, प्यार, हंसना, मुस्कुराना, इन सबको कैसे महसूस किया जा सकता है। मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है, और मुझे लगता था कि जो लड़की मुझसे मोहब्बत करती है हकीकत में वो तो मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। ये खुद से कहता है कि तुम्हें लगता था कि तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन तुम शन की ट्रिक्स को ही समझ नहीं सके, और फिर अपना कोट उतार के तालाब के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ शन लिली को कॉल करती है, कहती क्या तुम्हें गुरचन के बारे में पता चला कि वो कहाँ पे? तो कहती है कि अभी नहीं, मैंने बहुत से लोगों को गुरचन को ढूंढने के लिए भेजा है। ये फोन पे बात ही कर रही थी कि टीवी पे खबर आती है कि सिटी रिवर से एक मेल की बॉडी मिली है। शन ये खबर देखते ही अपने घर से भाग जाती है क्योंकि इसे डर था कि कहीं वो गुरचन ही ना हो। जब ये तालाब के पास जाती है तो इसे वहाँ पे गुरचन की घड़ी पड़ी मिलती है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि इससे कहता है क्या तुम ली की ग्रैंड डॉटर हो? तो ये कहती है कि कौन ली? तो ये आदमी बताता है कि वही ओल्ड मैन जो कि यहाँ पे स्विमिंग करते हुए डूब के मर गया, लेकिन गुरचन तो जिंदा है। ये प्ले एरिया में आता है जहाँ पे बच्चे बलून शूट कर रहे होते हैं। दुकान का ऑनर इनसे कहता है कि तुम लोग का टाइम खत्म हो गया, लेकिन गुरचन कहता है कि इनको एंजॉय करने दो और इनके लिए पैसे दे देता है, और बच्चे के जानने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। गुरचन यहाँ पे बेंच पे आके बैठ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गुरचन तालाब में जा रहा था तभी इसे मदद की आवाज आती है, और ये देखता है कि बच्चा डूब रहा होता है तो फौरन से उसकी मदद करने चला जाता है और इस बच्चे को सही सलामत बाहर ले आता है। तभी इसकी मॉम भी आ जाती है जो कि गुरचन का शुक्रिया अदा करने लग जाती है। कहती हैं कि मुझे तुम्हें रीपे करना होगा। गुरचन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे था इसलिए मैंने इसकी मदद कर दी। गुरचन कहता है कि शन के मुताबिक ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है लेकिन इस औरत का प्यार अपने बच्चे के लिए बिल्कुल रियल है, लेकिन क्या ये फेक हो सकता है? फिर मैंने जिस बच्चे की मदद की है वो तो मुझे रियल ही लग रहा है। तभी यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुरचन एक शेल्टर के नीचे आके खड़ा हो जाता है, कहता है तो क्या आम लोगों की जिंदगी इस तरह की होती है? तभी एक बच्चा इसके पास आता है जो कि एक छतरी हाथ में लिए होता है, कहता है कि आपके लिए शुक्रिया, आपने मुझे पानी से बाहर निकाला, मेरी जान बचाई। और ये बिल्कुल वही छतरी होती है जब शन इसके पास लेके आती है बारिश के दौरान, लेकिन गुरचन के बाहर आते ही बारिश बंद हो गई थी। गुरचन इस बच्चे से पूछता है कि आखिर तुमने छतरी कहाँ से ली? तो ये कहता है कि एक सिस्टर जिन्होंने मुझे छतरी दी और कहा कि मैं आपको दे दूं। फिर गुरचन उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पे इसने शन के साथ बैठ के खाना खाया होता है, और शन भी बिल्कुल बाहर ही खड़ी होती है, गुरचन को देख रही होती है। शन भी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। शन कहती है कि मैंने आज खबर देखी थी कि कोई तालाब में डूब के मर गया है। जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे वहाँ पे तुम्हारा ये हैंडबैग मिला, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख सकूंगी। गुरचन कहते हैं कि तुम्हें मुझे प्लीज करने की कोई जरूरत नहीं है। शन कहते क्या तुम एक दफा मेरी बात सुनोगे? गुरचन कहता है क्या तुम
हमें कोई नई वजह मिल गई मेरे साथ रहने की। शन कहती है कि मैं लक्सटाइट से शुरू करती हूँ। लक्सटाइट का गेन करना मेरे लिए इस दुनिया में सर्वाइवल का एक रास्ता है, इसीलिए अगर मैं लक्सटाइट तुमसे गेन ना करती तो मैं यकीनन इस दुनिया में कहीं गायब हो जाती और असली दुनिया में वापस ना जा पाती। मैं जानती हूँ मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। गुलशन इसको अपने हाथ के इशारे से रोकता है, कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया मुझे उसे प्रोसेस करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और गुलशन यहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट का ऑनर आता है और कहता है कि तुमने अभी तक खाने का बिल नहीं पे किया। तो शन ये बिल पे करती है। तो ऑनर पूछता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बैंकरप्ट हो रहा है? तो ये कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। ये इससे कहता है कि अगर तुम उसकी इतनी परवाह करती तो तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। और ये खुद से कहती है कि बिल्कुल मैं गुलशन पे गिव अप नहीं करूंगी। फिर इसके बाद गुलशन शन के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद कर रहा होता है कि इसकी केयर रियल ही थी, वो फेक नहीं थी। तभी शन भी इसके पीछे आ जाती है और ये आके इसके गले से लग जाती है। गुलशन कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा लक्सटाइट गेन करना क्यों इतना जरूरी है, मुझे माफ कर देना। उस रेस्टोरेंट से जाने के बाद मैंने काफी देर ये सोचा कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा जिसकी परवाह है वो तुम हो। और ये शन को हक कर लेता है। शन कहती है तो क्या अब तुम मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे ना? तो ये कहता है कि हाँ, नहीं करूंगा। इसके बाद ये शन को सब कुछ बता देता है। तो शन कहती है इसका मतलब तुम उस बच्चे की जान बचाने के बाद इस नेबरहुड में रह रहे हो। शन कहती इसीलिए मैं और लिली तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। गुलशन कहते हैं क्या पता जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो भी फिक्शनल हो। गुलशन शन से पूछता है क्या तुम्हारी दुनिया में भी इस तरह की एक बीफ एंड रोल शॉप है? शन कहती है कि हाँ बिल्कुल है। गुलशन कहते हैं क्या तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में और बता सकती हो? शन कहती है मेरी दुनिया, उस दुनिया में मैंने कभी भी फेरिस व्हील पे बैठ के राइड नहीं ली। इसके सामने फेरिस व्हील होता है। तो गुलशन कहता है कि चलो हमें आज ट्राई करना चाहिए। शन कहती है कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें तो मालूम है कि मेरी लक कितनी बुरी है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। गुलशन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इसके बाद दोनों फेरिस व्हील में आके बैठ जाते हैं। शन गुलशन से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर सिस्टम ने मुझे बताया था कि अगर हम इस नॉवल की दुनिया में एक साथ रहेंगे तो इस नॉवल का सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। अगर आगे कुछ मजीद बुरा ना हो उसके लिए हमें मेन प्लॉट को रिस्टोर करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं गिव अप करना नहीं चाहती। गुलशन कहता है कि नॉवल का मेन प्लॉट क्या है आखिर? शन कहती है कि वेयन जियाओ के साथ शादी करने के बाद तुम इस कंपनी को पब्लिक कर दोगे, ये मेन प्लॉट है। गुलशन कहता है कि नामुमकिन है, मैं इस तरह से शादी का सहारा लेके अपनी कंपनी को पब्लिक नहीं करना चाहता। तभी फेरिस व्हील को कुछ हो जाता है। तो शन कहती है कि मुझे मालूम था मेरी बैड लक की वजह से कुछ ना कुछ तो बुरा तो होगा ही। लेकिन गुलशन इसे काम डाउन करता है। गुलशन कहता है कि तुम काफी बोल चुकी, क्या तुम अब मेरी राय नहीं जानना चाहोगी? मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारी कई बातों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जो तुमने कहा है क्या वो सच है कि नहीं। और ये सब जानने के लिए मैं काफी दूर निकल आया और मुझे मालूम हुआ कि मेरी जिंदगी सिर्फ एक स्क्रिप्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने एक बच्चे की जान बचाई बगैर कुछ सोचे समझे। हाँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर हूँ और तुम एक दूसरी दुनिया से हो। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे ये मालूम हो गया कि आखिर जिंदगी है क्या। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ मैं हर काम अपने सच्ची लगन से करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ राइटर की तरफ से अरेंज है। शन कहती तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे झूठ बोलने पे ब्लेम नहीं कर रहे? तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने किसी मकसद के तहत मुझे अप्रोच किया था, क्या अब तुम उसका अजाला नहीं करोगी? शन कहती है कि तुम बताओ मैं किस तरह से कर सकती हूँ? गुलशन कहता है कि तुम यहीं रुको मेरे साथ इस दुनिया में, मुझे छोड़ के मत जाओ। शन मुस्कुराते हुए कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि तुम्हारे होने से मुझे काफी सिक्योर फील होता है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। और फिर इसके बाद गुलशन शन को किस करता है, लेकिन दूर बायनोकुलर्स की मदद से वेयन जियाओ सब कुछ देख लेती है और काफी अफसरदा हो जाती है और ये रोने लग जाती है। जांगुआन कहता है कि क्या हुआ है? तो ये कहती है कि मैं इन दोनों की एक दूसरे के लिए चाहत से बहुत मुतासिर हुई। तो ये बहुत हैरान होता है कि आखिर ये क्या कह रही है। वेयन जियाओ कहती है कि हम लोगों ने हमेशा उन दोनों के लिए जाल बिछाए, लेकिन उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे पे शक नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी गलतफहमियों को दूर कर दिया और अब वो एक दूसरे से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और इसी तरह की कहानियां मैं नॉवेल्स में पढ़ती हूँ। ये रोते हुए जाओमुरान को गले लगा लेती है, जाओमुरान भी इसको गले से लगा लेता है। फिर इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। वेयन जियाओ ने मीठे में कुछ बनाया होता है, कहती है कि तुम इसको रेस्टोरेंट की कुकिंग के साथ कंपेयर मत करना। तो कहता है कि मैं ऐसा करूंगा भी नहीं। वेयन जियाओ कहती क्या मतलब? तो कहता है क्योंकि दिखने में उनसे भी काफी बेहतर लग रहे हैं। जाओमुरान कहता है कि मैंने मूवी की 2 टिकट्स खरीदे हैं, क्या ख्याल है कि हम इसके बाद जाके मूवी देखें? ये एक रिवेंज मूवी है। वेयन जियाओ कहती है कि मुझे अब इस तरह की कोई भी चीज नहीं देखनी और ना ही मुझे किसी से बदला लेना है, बल्कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैं उन्हें क्यों टारगेट कर रही थी। वो दोनों एंगेज्ड हैं
और ये बात बहुत नेचुरल है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें और इसमें कुछ गलत नहीं है। जाओ मुरान कहता है तो इसका क्या मतलब कि अब तुम गुईचन को पसंद नहीं करती। वेन जियाओ कहती मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उसे इसलिए पसंद करती थी क्योंकि हमें हर कोई यही कहता था कि हम दोनों एक अच्छा मैच है एक दूसरे के लिए, लेकिन उसने तो मेरे साथ कभी जरा सा वक्त भी नहीं गुजारा, ना ही कभी मेरी किसी चीज में मेरे साथ था। वेन जियाओ इसकी तरफ देखते हुए कहती लेकिन ये सब तुमने किया। जाओ मुरान कहते हैं कि तुम मेरे बारे में आखिर क्या सोचती हो। तो इसके जवाब में ये इसकी चीक पे किस करती है और कहती है कि कल मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाने लेके जाऊंगी, और ये कह के यहाँ से चली जाती है। जाओ मुरान ये सुनने के बाद खुश हो जाता है, लेकिन ये अपने आप को रियलाइज कराता है, कहता है कि तुम्हें मोहब्बत पे अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, तुम मत भूलो कि तुम्हारा मकसद बदला लेना है। फिर इसके बाद गुईचन और शन होटल की लॉबी से गुजर रहे होते हैं कि एक वेटर की इससे टक्कर हो जाती है और इसके ऊपर कुछ गिर जाता है, लेकिन गुईचन इस पे जरा भी गुस्सा नहीं करता। शन बहुत हैरान होती है कि इसने इसे कुछ नहीं कहा। फिर इसके बाद ये इसको एक रूम में ले आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा होता है। उसमें शन का फर्स्ट एड बैग होता है। शन कहती कि ये तुम्हारे साथ था, तो ये कहता है कि हाँ, काफी टाइम से मैं कुछ प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसे यूज कर रहा था। शन खुद से कहती है कि इसको अपनी बैड लक का अंदाजा शायद हो गया है। फिर इस बैग से शन शर्ट निकालती है और गुईचन को चेंज करवाने लगती है, और जब ये इसकी शर्ट के बटन खोलती है तो इसका लक स्टैट बहुत कम रह गया होता है। खुद से कहती है कि क्या कहीं मैंने सारा लक स्टैट इसका यूज तो नहीं कर लिया। और इसी दौरान गुईचन एक फूल में से रिंग निकालता है, अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करूं, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह लेके जाऊं हम दोनों के अलावा कोई ना हो, और तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं एक जीता जागता इंसान हूं, कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं जिसे दूसरे कंट्रोल कर सके। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, और मुझे ना छोड़ के जाने पे भी तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन ये अपना हाथ गुईचन के हाथ से छुड़ा लेती है और देखती है कि इसका लक स्टैट बहुत ज्यादा हाई हो गया होता है। कहती है कि मुझे अब मालूम हुआ कि इसका लक स्टैट लिमिटलेस नहीं था, बल्कि मैंने इसका लक स्टैट सारा ही ले लिया है। और इसे ही कह के यहाँ से चली जाती कि मुझे कुछ टाइम अकेले में गुजारना है। शन अपने घर में सो रही होती है और ये ख्वाब देख रही होती है। जैसे इसकी आंख खुलती तो ये कहती है कि इस नॉवल को खत्म ना करो। ये काफी बेचैन हो जाती है। जब ये अपने सामने देखती है तो मिस्टर सिस्टम खड़ा होता है, तो इसे देख के कहती है कि तुम्हें मालूम था ना कि जो मैं कर रही हूँ उस तरह से मैं गुईचन का सारा लक स्टैट ले लूंगी। मिस्टर सिस्टम कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था, लेकिन तुम ही अपनी मर्जी करे जा रही थी। शन कहती कि अब मैं क्या करूँ, मैं इसका लक स्टैट उसे कैसे वापस करूँ। मिस्टर सिस्टम कहता है कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ तो ये नॉवल की दुनिया बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। तो ये कहती है इसका क्या मतलब है, क्या गुईचन और वेन जियाओ शादी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर सिस्टम कहता है कि तुम्हें क्या अभी तक मालूम नहीं हुआ कि चीजें कितनी बिगड़ चुकी हैं। शन कहती है कि जैसे मैंने उससे उसकी लक स्टार्ट ली थी, इस तरह वो भी तो मुझसे ले सकता है ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दोबारा से अनलकी हो जाऊं, मुझे बस गुईचन के साथ रहना है। मिस्टर सिस्टम कहता है कि अब तुम बेवकूफों वाली बातें मत करो, तुम्हारा लक स्टार्ट 1000 से राइज कर गया है, अगर अब तुम दोबारा ऐसे करोगे तो तुम वापस नहीं जा पाओगी, और असली दुनिया में जाने के लिए अब तुम्हें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। शन कहती लेकिन मैं गुईचन से वादा कर चुकी हूँ कि मैं उसके साथ रहूंगी। ये कहती क्या कोई और रास्ता नहीं, बल्कि तुम्हें तो मालूम ही कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा लक स्टैट सिर्फ 10 था और अब 1000 से भी ज्यादा हो गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं स्पेशल हूँ, शायद मैं इस दुनिया को बदल दूं, कोई तो रास्ता होगा यहाँ पे रुकने का। ये कहता है कि ऐसा नामुमकिन है, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया में गलती से आ गया था और मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, और वो उस नॉवल में मेन कैरेक्टर थी, लेकिन मैं उस नॉवल में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर भी नहीं था, जिसकी अपीयरेंस नॉवल में सिर्फ 3 मिनट की थी और उसके बाद उसने मर जाना था। शन कहती कि फिर क्या हुआ। मिस्टर सिस्टम बताता है कि तुम्हारी तरह मुझे भी यही लगा था कि मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं असली दुनिया से आया था, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद मैं हीरो के मुकाबले में कभी भी नहीं आ सका, और एंड पे मैं इसी दुनिया का होके रह गया। इसलिए मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है तुम अपने आप को इस दुनिया में मत एडजस्ट करो और ओरिजिनल स्टोरी लाइन को ही फॉलो करती रहो, नहीं तो गुईचन का लक स्टार्ट 0 हो जाएगा और वो इस दुनिया में मर जाएगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो ये यहाँ से चला जाता है। गुईचन इससे आके कहता है कि तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया। शन बहुत लाइट मूड में कहती है कि हाँ, मुझे वो पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम्हें पहले अपना करियर बिल्ड करना चाहिए एक फैमिली स्टार्ट करने से पहले। गुईचन मुस्कुरा के इसके पास आता है और कहता है कि ग्रैंड माँ बेड के लिए राजी हो गई हैं, तो इसलिए हम अपने घर में वापस जा सकते हैं। गुईचन कहता है कि गो ग्रुप को पब्लिक करना मेरा अल्टीमेट गोल है, चाहे मैं फिक्शनल कैरेक्टर हूँ या ना हूँ। शन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम मुझे हैप्पीएस्ट ब्राइड बना सको। गुईचन इसके फोरहेड पे किस करता है तो अपने आप से कहती है कि कंपनी को पब्लिक करने के बाद मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगी। फिर इसके बाद अगले दिन गुईचन ऑफिस में होता है। शन भी थोड़ी देर बाद आ जाती है और उसके पास एक फाइल होती है। गुईचन कहता है कि आखिर ये क्या है। शन कहती है कि इसमें एक सोल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम के लिए। जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी जल्द से जल्द पब्लिक हो जाए, तो इनमें कुछ छोटी पब्लिक कंपनी की डिटेल्स हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं। शन राइटर का नाम लेते हुए कहती है कि इसने बिल्कुल भी
रिसर्च नहीं की, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तो गुयचन कहता है कि तुम उसे जानती हो? तो कहती है कि नहीं, मैं उसे जानना भी नहीं चाहती, उसकी वजह से मैं इस मैस में फंसी हूँ। गुयचन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कहानी इतनी भी बुरी नहीं है। गुयचन कहता है लेकिन हम इन कंपनीज को क्यों खरीदें? शन कहती है कि इस तरह से हम उनके शेयर्स का कंट्रोल हासिल कर लेंगे और हमारे एसेट स्ट्रॉन्ग होंगे। इस तरह से गू ग्रुप को पब्लिक कंपनी बनाना ज्यादा आसान होगा। गुयचन कहता है कि ये वाकई में एक अच्छा प्लान है। गुयचन इसको थैंक्स करने के लिए इसका हाथ पकड़ता है, लेकिन इसका हाथ पीछे कर देती है, उठ के यहाँ से चली जाती है और अपने मन में कहती है कि मुझे गुयचन से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, क्योंकि इस तरह से उसके सारे लक स्टार्ट खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद ये लोग सभी कंपनी ऑनर्स से मिल लेते हैं और गुयचन अपने स्टाफ के साथ भी एक मीटिंग करता है। शन थक के ऑफिस में ही सो जाती है। गुयचन इसके पास आता है और कहता है कि न जाने क्यों ये मुझे अवॉइड कर रही है कुछ टाइम से। ये इसको देख के मुस्कुराती है, लेकिन फिर इसको याद आता है कि लक स्टैट इस तरह से कम हो जाएगा। तो कहती है कि मैं कल के डॉक्यूमेंट्स पे काम करने जा रही हूँ, लेकिन गुयचन इसे रोक लेता है और इससे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। ये कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर रही। गुयचन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, तुम मुझे बाय द वर्ड मत करना। फिर अगली सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाने से पहले शन और गुयचन कॉफी पीने के लिए रुकते हैं और ये अपना बैग वहीं पे रखता है। लेकिन यहाँ पे जाओमुरान आता है जो कि इसके बैग में से डॉक्यूमेंट्स ले जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के बगैर आखिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करते हो। और जब ये लोग मीटिंग के लिए जाते हैं तो आदमी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कहता है कि इसमें कुछ पेज मिसिंग है। गुयचन एकदम से परेशान हो जाता है, लेकिन शन अपनी फाइल में से उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी निकाल के देती है, कहती है कि हमारे पास पहले से बैकअप मौजूद है। फिर इसके बाद ये लोग गुयचन के घर में आ जाते हैं, शन अपने रूम में होती है। तभी बाहर से आवाज आती है तो ये अपने आप से कहती कि कहीं गुयचन को कुछ हो तो नहीं गया। ये बाहर देखने के लिए जाती है तो गुयचन पहले से दरवाजे पे खड़ा होता है और कहता है कि क्या हम कमरे बदल सकते हैं, क्योंकि मैं बेड से गिर गया था, मुझे लगता है कि मेरा बेड बहुत नीचे है। तो शन इसको अंदर ले आती है ताकि वो इसका जख्म साफ कर दे। ये जैसे ही ऑइंटमेंट लगाती है तो इसको जलन होती है। शन कहती है कि तुम थोड़ा ब्रेव बिहेव करो, तुम एक मर्द हो। गुयचन कहता है कि मुझे आज से पहले कभी चोट नहीं लगी। शन कहती है कि ठीक है, मैं आराम से करूंगी। फिर इसके बाद शन बैंडेज लगा देती है और कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तुम आराम से सो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाना। लेकिन ये इसको यहीं पे रोक लेता है और कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ, क्या तुम मेरे सोने के बाद जा सकती हो। शन कहती है कि ठीक है और ये यहीं इसके पास बैठ जाती है। फिर इसके बाद शन वेइन जाओ से मिलने के लिए आती है और थोड़े ही फासले पे जाओमुरान भी बैठा होता है। ये कहती है कि मैंने तो सुना है कि मोहब्बत में इंसान फलता फूलता है, लेकिन तुम्हारा रंग इतना पेल क्यों लग रहा है। तो शन अपने मन में कहती है कि इसको मेरी फिक्र हो रही है, मुझे लगता है कि अभी भी चांस है ये हीरोइन वापस बन सकती है। शन से कहती है कि मैं अब जो तुम्हें बात बताने वाली हूँ शायद वो तुम्हारे लिए समझना थोड़ी मुश्किल हो, और अगर तुम मेरी बात ना समझ सको तो नताइज बहुत बुरे होंगे। वेइन जाओ कहती क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। शन कहती मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वेइन जाओ कहती है कि मेरी मदद आखिर किस लिए। शन कहती है कि गुयचन के लिए और तुम्हारे लिए। ये से कहती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में उस दिन आई थी जिस दिन गुयचन ने शन ग्रुप को खरीद लिया था। वेइन जाओ कहती मुझे लगा था तुम मुझे कुछ और बताओगी, इसके अलावा क्या तुम मुझे अब लक्सटाइट के बारे में बताओगी। शन अपने मन में कहती कि आखिर इसको ये बात कैसे मालूम है। शन कहती अब जबकि तुम्हें सारी बात का पता है तो मैं काम की बात करती हूँ। वेइन जाओ कहती कि मुझे तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी। शन कहती कि ये एक नॉवल की दुनिया है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा और शायद अब तुम ही इस दुनिया को बचा सकती हो। वेइन जाओ कहती कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। शन कहती कि अगर तुम इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी तो गुयचन इस दुनिया से गायब हो जाएगा। वेइन जाओ कहती कि वो कहाँ जा रहा है। शन कहती कि तुम ऐसा समझ लो कि वो मर जाएगा। वेइन जाओ कहती है कि नामुमकिन है, वो इस दुनिया में सबसे लकी आदमी है और ना उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। शन कहती मेरी वजह से हुआ है, मेरे यहाँ पे आने से स्टोरी लाइन काफी बदल गई है। मैंने अपने सर्वाइवल के लिए उससे सारे लक स्टार्ट ले लिए और अब वो अनलकी हो चुका है। उसे जिंदा रखने के लिए मुझे आज रात यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन मेरे जाने के बाद उसको किसी को प्रोटेक्ट करना होगा और तुम इस नॉवल की पार्टनर हो। वेइन जाओ कहती है कि मैं गुयचन के लिए परेशान हूँ, लेकिन मैं जाओमुरान को पसंद करती हूँ। शन कहती कि नामुमकिन है, वो एक विलन है, वो गुयचन को नीचे लाना चाहता है। वो तुम्हारे साथ काइंड इसीलिए क्योंकि वो वे ग्रुप को टेक ओवर करना चाहता है ताकि वो गू ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सके। तुम्हें उसकी बातों में यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे माफ करना, मैं पहले इस चीज को समझ नहीं सकी, लेकिन तुम ही हो जब इस दुनिया को बचा सकती हो और गुयचन की मदद कर सकती हो। वेइन जाओ कहती कि मैं तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करूँ। तो कहती क्योंकि मैं तुम्हारे पर्सोना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और कुछ चीजें ऐसी जो सिर्फ तुम जानती हो। शन के जाने के बाद जाओमुरान कहते क्या तुम उसकी उन फालतू बातों पे यकीन कर बैठी हो। वेइन जाओ कोई जवाब नहीं देती तो जाओमुरान कहता है कि वो तो पागल है। वेइन जाओ कहती लेकिन उसको मेरे बचपन के बारे में सब कुछ मालूम है। जाओमुरान कहता है कि वो सब बातें तो गुयचन को भी पता है और वो कब से साथ हैं, क्या पता उसे गुयचन ने ही बताई हूँ। वेइन जाओ कहती है तो फिर अगर गुयचन ने उसको मेरे बारे में बताया है और वो उससे मेरे बारे में बात करता था तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शन एक बुरी औरत नहीं है और इसके साथ साथ गुयचन का लक बहुत कम रह गया है। जाओमुरान गुस्से
गुस्से में आके कहता है कि तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। वेन जाओ कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, लेकिन अगर जो कुछ भी शन ने कहा है वो सच हुआ तो नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। मैं इस तरह से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती जबकि मुझे मालूम है कि वो खतरे में है। ये कहता है तो ठीक है, फिर बताओ तुम उनकी मदद कैसे करोगी। ये कहती है कि इसके बारे में मुझे भी थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। तुम उसकी मदद करने के लिए तो तैयार हो, लेकिन जब मैं अनलकी था मेरे पास कोई नहीं था। अगर गुरचंद को बचाना इतना ही जरूरी है तो फिर इस सब का क्या जो उसने मेरे साथ किया है और मेरी फैमिली के साथ, मुझे रीपे कौन करेगा। वेन जाओ कोई जवाब नहीं देती तो जामुरान कहते कि ठीक है, अगर तुम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि मैं ठीक रहूं तो अच्छा तुम्हारे साथ भी नहीं होगा, और ये कह के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद गुरचंद शन को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। तभी दरवाजे पे बेल होती है तो एक दरवाजा खोलने जाता है, साथ ही कह रहा होता है कि तुम सिर्फ ब्रेकफास्ट लेने गई थी, आखिर इतना टाइम कहाँ लगा दिया। जब ये दरवाजा खोलता है तो सामने वेन जाओ खड़ी होती है। ये अंदर आके कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये इसको देख के कहती है कि तुम्हारे सर पे क्या हुआ था। ये कहता है कि छोटी सी चोट लगी है। वेन जाओ कहती है इसका मतलब तुम अब मजीद लकी नहीं रहे। गुरचंद कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे मालूम है। वेन जाओ कहती है क्या तुमने कभी मुझे चाहा है। गुरचंद कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। वेन जाओ कहती है कि मैंने हमेशा समझा कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और चुप चुप के मैं हमेशा तुम्हें और शन को देखा करती थी, लेकिन तुम दोनों को इस तरह से साथ देखने के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो शख्स मिल गया जो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है, मुझे अच्छे से जानता है और मेरे साथ वक्त भी गुजारता है। मेरे अजीबोगरीब रवैये के बावजूद भी उसने कभी मुझे नहीं छोड़ा, तो अगर कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा करे तो तुम उसे कुछ मत कहना मेरी खातिर। गुरचंद कहता है कि आखिर वो कौन है। तो वेन जाओ कहती है कि वो जामुरान है, लेकिन वो तुम्हें और शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये कहता है कि आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो वेन जाओ कहती है कि आज मुझसे शन मिलने आई थी। गुरचंद कहता है लेकिन उसने सब ये बातें तुम्हें क्यों बताई। तो ये कहती है कि उसने मुझे कहा था कि आज रात शायद वो गायब हो जाए। गुरचंद कहता है कि वो कहाँ पे है, मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। ये कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम। वेन जाओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। ये दोनों शन के घर में आते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वेन जाओ कहती है कि हमें सिक्योरिटी फुटेज चेक करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जामुरान शन को एक सुनसान जगह पे लेके आ गया होता है। कहता है कि तुम तो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, तब तुम उसे छोड़ के क्यों जा रही हो। ये कहती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, लेकिन ये इसे यहाँ पे बांध के चला जाता है। तभी यहाँ पे मिस्टर सिस्टम आ जाता है और कहता है कि आज रात ही तुम्हारा वापस जाना जरूरी है, वरना तुम नहीं जा पाओगे। मैंने गुरचंद को बता दिया है ताकि वो तुम्हें बचाने के लिए आ जाए। ये कहती है कि नहीं, उसे नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो मिस्टर सिस्टम इसे कहता है कि जब तुम्हारा लक स्टेट 5000 हो गया था तुम तभी घर जा सकती थी, लेकिन मैं इस नॉवल की दुनिया में मजीद नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें उसे मजीद गेन करने के लिए कहा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिस नॉवल की दुनिया में है लेकिन कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन तुम थी जो डटी रही। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हें वापस जाने के लिए 100,000 लक स्टैट की जरूरत होगी। शन कहती है लेकिन उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, उसकी लक स्टैट बहुत कम है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर सिस्टम कहते हैं लेकिन उसके अलावा तुम्हें और कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रही तो हम दोनों ही इस दुनिया में स्टक रह जाएंगे। ये कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो। तो कहते हैं कि मैं इस दुनिया में किसी से भी राब्ता नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी किस्म की इंटरफेरेंस कर सकता हूँ। ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं जल्दी से। ये जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो वही बॉक्स जिसकी मदद से पहले गुरचंद की जान बची थी और वही नाइफ गाड़ी के डैशबोर्ड पे एकदम से पेड़ हो जाती है। और इन चीजों को देख के कहता है कि मुझे समझ आ गई है कि शन कहाँ पे है। इसके बाद ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे शन होती है। गुरचंद वेन जाओ को कहता है कि अगर मैं 1 घंटे के अंदर वापस ना आए तो तुम पुलिस को कॉल कर देना। ये कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। गुरचंद कहता है कि ये जगह खतरनाक है। वेन जाओ कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। वेन जाओ कहती है कि हम दोनों को अलग अलग होके जाना होगा। फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। गुरचंद को शन मिल जाती है तो शन इसे कहती है कि तुम क्यों आ गए। गुरचंद कहता है कि तुम्हारे जाने के बारे में वेन जाओ को भी मालूम है। शन कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम्हारा लक स्टैट बहुत कम रह जाएगा। गुरचंद कहता है कि तुम्हारे बगैर मेरा लक स्टैट जितना मर्जी हाई हो मैं कभी भी लकी नहीं रह सकता। शन कहती है कि तुम मर जाओगे, मैं झूठ नहीं बोल रही। गुरचंद कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होने दो। तभी यहाँ पे जामुरान भी आ जाता है। जामुरान कहता है कि तुम दोनों को इस तरह देख के मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। गुरचंद कहता है कि शन को यहाँ से जाना दो, तुम्हें मुझसे जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। जामुरान तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये कहता है कि तुम मुझे क्या दोगे। गू बिजनेस जो आज यहाँ पे खड़ा है वो जाओ फैमिली की जनरेशंस ने बनाया है, तो तुम मुझे कुछ देने वाले कौन होते हो। गुरचंद कहता है कि तुम्हें शन को इसमें नहीं लाना चाहिए था, तुम्हें जो भी मुझसे चाहिए था हम इस बारे में बात कर लेते। और तुम्हारी फैमिली ने किस तरह से जाओ फैमिली को किक आउट कराया था। जामुरान कहता है कि मैं इसे नुकसान ना पहुंचाऊं, लेकिन इसने वेन
जाओ के सामने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा है। शेन कहती मैंने जो भी कहा वो हकीकत है, अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो उसकी जिंदगी बहुत बुरी होगी। जाओ मोरान बहुत बुरी तरह चलाने लगता है, कहता है कि तुम अभी भी वही सब कह रही हो। जाओ मोरान कहता है तुम मुझे 1 सेकंड दो सोचने के लिए, और अगर जो कुछ भी तुमने कहा कि हम इस नॉवल की दुनिया में हैं, तो फिर इस दुनिया से मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा और इस दुनिया का हीरो बन जाऊंगा। शेन कहती है कि तुम पागल हो गए हो, भले ही ये नॉवल की दुनिया है लेकिन तुम दूसरों की जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकते। जाओ मोरान कहता है कि मुझे लगता था कि मैं गुयशन से नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम हो हकीकत में, और ये अपनी जेब से छुरी निकालता है शेन को मारने के लिए, लेकिन गुयशन इसके सामने आ जाता है और ये गुयशन को लग जाती है। ये दूसरी दफा भी मारने वाला होता है, लेकिन अब इसके सामने वेयुन जा आ जाती है। शेन गुयशन को हॉस्पिटल लेके जा चुकी होती है। तभी शेन को लेली की कॉल आती है, कहती मेरे लिए तुम्हारे पास एक खुशखबरी है, तुम लोगों ने जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी वो अप्रूव हो गई है। तुमने और मिस्टर गू ने वाकई बहुत मेहनत से काम किया है। लिली कहती क्या तुम मिस्टर गू के साथ हो? मैं उन्हें कब से कॉल करी लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रहे। शेन कहती कि बाद में उन्हें खुद थोड़ी देर बाद बता दूंगी। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो इसे बताते हैं कि गुयशन खतरे से बाहर है, लेकिन उनके दोबारा से उठने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। शेन कहती क्या वो हमेशा के लिए कोमा में रहेगा? डॉक्टर कहता है कि शायद ऐसा ही हो, लेकिन तुम इस दौरान उसके साथ रहो और अपनी पास्ट मेमोरीज के बारे में बात करो, क्या पता वो कोमा से जल्द बाहर आ जाए। फिर शेन गुयशन का लक स्टार्ट चेक करती है और वो सिर्फ 9 रह गया होता है। ये कहती है कि इसकी तो हालत बिल्कुल मेरे जैसी होगी जब मैं यहाँ पे आई थी। ये गुयशन को कहती है कि तुम्हें उठना होगा, तुम्हारी कंपनी अब पब्लिक होने के लिए तैयार है, और इसी तरह यहाँ पे सो जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मिस्टर सिस्टम आ जाता है और कहता है कि अब हमारे वापस जाने का टाइम आ गया है। शेन कहती है लेकिन गुयशन यहाँ पे है। तभी गुयशन अपनी फिंगर मूव करता है तो ये जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाती है और मिस्टर सिस्टम इसे यहाँ से लेके चला जाता है। ये दोनों शेन के घर में आ जाते हैं और मिस्टर सिस्टम इसकी वार्डरोब में जाके खड़ा हो जाता है क्योंकि यही जाने का रास्ता है। शेन भी वार्डरोब के अंदर आ जाती है। फिर इसके बाद जब ये अपनी वार्डरोब का दरवाजा खोलती है तो खुद से कहती क्या मैं वापस आ गई हूँ या ये ख्वाब था? शेन अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए कह रही होती कि मुझे ये लगता है कि वाकई में ख्वाब था, लेकिन गुयशन काफी हैंडसम है। तभी इसके फोन पे अलार्म बज जाता है और इसके जाने का टाइम हो जाता है। कहती है कि मैं तो लेट हो गई हूँ और ये तैयार होकर जल्दी से ऑफिस आ जाती है। ये ऑफिस आके जब अपनी डेस्क पे बैठती है तो अपने बैग से ग्लासेस निकालती है। ये ग्लासेस निकालने के बाद इन्हें काफी हैरानगी से देख रही होती है, याद करती कि तो वही ग्लासेस हैं जो गुयशन ने इसको दिए थे जब ये हॉस्पिटल में थी। तो फिर ये खुद से कहती है कि वो कोई ख्वाब नहीं था, वो वाकई में हकीकत थी। तो ये फौरन ऑथर का नाम लेते हुए कहती है कि मुझे अभी उससे मिलना है, और ये ऑथर को आके कहती है कि चीफ एडिटर होने के नाते मैं ये बात जानती हूँ कि नॉवल इतना बुरा है कि इसकी अच्छी खासी प्रमोशन करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि इसकी बिल्कुल भी खरीदारी होगी। ऑथर कहता है कि ऐसा नहीं होगा। शेन कहती है लेकिन मेरे पास एक तरीका है इस नॉवल को बेहतर बनाने के लिए। तो ये कहता है कि आखिर तुम जानते ही क्या हो? शेन कहती है अगर मैं ऐसा करने में नाकाम हो गई तो मैं सबकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ और यहाँ से रिजाइन भी दे दूंगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ऑथर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरा नॉवल इतना बुरा है? शेन को आज से पहले मालूम नहीं था कि ऑथर कौन है, इसे सिर्फ इसका नाम मालूम था। तो ये कहती है कि यानी ये नॉवल तुम्हारा है? तो ये हंसने लग जाता है, लेकिन तभी शेन एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाल लेती है जिसमें ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। तभी इससे काफी नाइसली बात करने लग जाता है। शेन कहती है कि तुमने कंपनी के रिसोर्सेज को अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहते कि इस सारी सच्चाई के बारे में दूसरे भी जाने, तो इसीलिए तुम मुझे अपनी स्क्रिप्ट दिखाओ। ऑथर इससे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, लेकिन पब्लिकेशन से पहले तुम इस बात को राज रखना। शेन कहती है कि ठीक है। शेन इसका स्क्रिप्ट खोल लेती है और फिर नॉवल का दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ मोरान वेन जॉ के पास आता है एक सूटकेस के साथ। वेन जॉ कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। वेन जॉ कहती है कि ये बात मैं डिसाइड करूंगी और मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे वापस आने तक का इंतजार करूंगी। तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें उसकी सजा मिल गई, तो इसलिए अब हमें दोबारा से शुरू करना चाहिए। ये सब कहने के बाद वेन जॉ से हक करती है। ये सब पढ़ने के बाद ऑथर कहता है कि देखा ये इतनी भी बुरी नहीं है, मैं भला आखिर इतना बुरा कैसे लिख सकता हूँ। शेन कहती तो फिर गुयसन कहाँ पे है? क्या वो उठ गया है? तो ये कहता है कि नहीं। तो फिर क्या वो मर गया है? ऑथर इस पे भी ना कह देता है। ये कहता है कि मैंने इसे रिमूव कर दिया है। शेन बहुत हैरान होती है, कहती है कि वो तो हीरो था। ये कहता है कि मैंने रिसर्च की थी, आजकल के यंग लोगों को कोल्ड और ओवर बियरिंग किस्म का प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं पसंद। और तुमने देखा कि जाओ मोरान जो कि बहुत बदतमीज, गुस्सैल और एरोगेंट था, लेकिन अपनी गलतियों से सीखने के बाद
फाइनली उसे वो लड़की मिल गई जिसे वो चाहता था। और मेरा ख्याल से ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये गुएचन की कहानी से थोड़ा हटके है। शेन कहती लेकिन तुम गुएचन के बारे में कुछ नहीं जानते। शेन कहती तो फिर मिस्टर सिस्टम का क्या हुआ, वो यहाँ पे वापस कैसे आया। राइटर कहता है कि तुम किसके बारे में बात करी, मैंने तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं लिखा। ये कहता है कि मैं अगला नॉवल जब भी लिखूंगा तो इस कैरेक्टर को अपने जहन में रखूंगा। शेन यहाँ से चली जाती है। फिर रात में अपने घर वापस आने के बाद अपनी वार्डरोब में बैठ के मिस्टर सिस्टम को बुला रही होती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर ऐसे अगले दिन एक बुक स्टोर पे आती है और यहाँ पे मिस्टर सिस्टम को देखती है। इसे देख के बहुत खुश होती है, लेकिन मिस्टर सिस्टम इसे नहीं पहचानता। और जब ये बुक शेल्फ के पास आती है तो यहाँ पे वो नॉवल पढ़ा होता है और इसका नाम अब चेंज हो गया होता है। इसका नाम होता है प्रेसिडेंट ज़ाओ फॉल्स इन लव विद मी। ये जैसे ही इस नॉवल को उठाने लगती है तो दूसरी तरफ से भी इसको कोई उठा रहा होता है। शेन जब देखती है तो ये गुई चन होता है और ये इसके सामने खड़े होकर कहता है कि तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं जल्द ही आप सबको एक नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।